अभी वीर कंपटीशन को लेकर सब तरह की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी स्मार्ट वॉच पर एक नंबर फ्लैश होता नजर आया। लकीली वीर इस समय टाइटन ग्रह के टेलीपोर्टेशन स्टेशन के जिम में न होकर डॉक्टर खुराना के घर पर आ चुका था, वरना शायद उसे इस कॉल का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाता। खैर, फिलहाल के लिए उसे अपनी स्मार्ट वॉच पर जो नंबर नजर आ रहा था, उस नंबर को वीर ने पहले कभी नहीं देखा था और इसीलिए वीर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। कुछ देर तक तो वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे ये कॉल उठानी भी चाहिए या नहीं, पर फिर कुछ सोचकर वीर ने फाइनली वो कॉल उठा ही ली। हालांकि ये बात और थी कि वीर के एक्सपेक्टेशन से परे जो होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि कबीर मदान की थी। सरप्राइज! होलोग्राफिक इमेज सामने आते ही वीर को कबीर मदान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी और कबीर मदान की वीडियो कॉल देखकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कबीर की कॉल देखकर रोए या हंसे। सरप्राइज से ज्यादा शॉक्ड हूं। एनीवेज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज मेरी याद कैसे आ गई दोस्त? वीर अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है। एक्चुअली कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कबीर थोड़ा हिचकिचाते हुए वीर से कहता है और उसकी बात सुनकर वीर थोड़ा और कंफ्यूज हो गया। मेरी मदद? आर यू श्योर कि तुमने किसी गलत जगह फोन नहीं मिलाया? भला मेरे जैसा इंसान तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? और मैं हूं ही कौन? वीर मुस्कुराते हुए कबीर से कहता है। भाई, तुझे खुद अपनी एबिलिटीज के बारे में नहीं पता। इस समय सिर्फ तू ही एक है जो मेरी मदद कर सकता है। और तू चिंता मत कर, मैं फ्री में तुझे हेल्प करने के लिए नहीं कहूंगा। तुम जो चाहो वो कीमत मांग सकते हो। कबीर मदान तुरंत ही वीर से कहता है और उसकी बात सुनकर वीर फिर से सोच में पड़ जाता है। अरे, ऐसी कौन सी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे जिसके लिए तुम मुझे कोई भी कीमत देने को तैयार हो? कबीर की बातें सुनने के बाद वीर को रियलाइज हो गया था कि मामला उतना सिंपल नहीं था, वरना कबीर मदान जैसा इंसान कभी भी वीर से तो मदद नहीं मांगता। एक्चुअली मैं तुम्हें ऐसे फोन पर नहीं बता सकता। देखो, क्यों ना हम लोग मिलकर आमने सामने बैठकर इस बारे में बात करें? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस समय घर पर ही हो, तो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूं। वीर को थोड़ा बहुत कन्विंस होता हुआ देखकर कबीर तुरंत ही वीर से कहता है। अब जब वीर थोड़ा बहुत कन्विंस हो ही गया था तो कबीर उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं खुद ही आ जाऊंगा। बस इतना बता दो कि मुझे कहां और कितने बजे आना है। कबीर की बातें वीर को बहुत अजीब लग रही थीं। भले ही वीर कबीर को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, पर क्योंकि वो ऋषभ बजाज का दोस्त था, वीर के लिए यही वजह काफी थी उस पर पूरी तरह से विश्वास न करने की। उस पर से वीर ने पहले ही मीटिंग में जो कबीर के साथ किया था, उसके बाद वीर को विश्वास था कि कबीर इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। क्या पता कबीर उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हो, जिसकी वजह से वो इस तरह से वीर को बुला रहा हो। दूसरा रीजन यह था कि चैंपियंस का कॉन्टेस्ट अगले ही दिन होने वाला था। इस समय तो कबीर को कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए थी। ऐसे में कबीर का कॉन्टेस्ट से ठीक एक दिन पहले कॉल करना वीर को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। एक बात तो वीर को कंफर्म थी कि कबीर ये बात तो नहीं जानता कि वीर और डॉलर दोनों एक ही इंसान हैं, पर फिर और क्या वजह हो सकती है उसके इस तरह से कॉल करने की? और उससे भी बड़ी बात, उसे वीर से ऐसी कौन सी हेल्प चाहिए, और वो भी कंपटीशन से ठीक एक दिन पहले? कहीं ये कंपटीशन से ही रिलेटेड कोई बात तो नहीं कहना चाहता? कबीर मदान से कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वीर इस सोच में पड़ गया था। खैर, अब ये तो वहीं जाकर ही पता चलेगा। कबीर मदान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना अब वीर के लिए बहुत जरूरी हो गया था, और इसीलिए वो कबीर मदान की बताई गई जगह और समय पर उससे मिलने के लिए अग्री हो गया था, ताकि वो कबीर के इरादे जान सके। कुछ घंटे बाद जब वीर कबीर की बताई गई जगह पर पहुंचा तो ऋषभ बजाज उसे पहले से ही वहां मौजूद नजर आया। ऋषभ और वीर की करंट इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो बहुत खराब भी नहीं थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को एक ही छत के नीचे बर्दाश्त कर सकते थे। वीर के वहां पहुंचते ही कबीर तुरंत ही उसे लिविंग रूम में ले गया, और सरप्राइजिंगली लिविंग रूम में वीर को एक और इंसान नजर आया जिसे वीर ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वीर को देखने के बाद भी वो इंसान उससे कुछ नहीं बोला, यहां तक कि एक हेलो भी नहीं की, और चुपचाप वहीं सोफे पर बैठा रहा। कबीर, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? उस आदमी को इग्नोर करते हुए वीर डायरेक्टली कबीर से पूछता है।
बताता हूं, पहले इसे देखो। वीर के सवाल का जवाब देने के बजाय कबीर ने अपने फोन में एक वीडियो चला दिया। कबीर ने जो वीडियो अपने फोन में चलाया था वो दरअसल एक मार्शल रिंग का था, जहां पर कॉम्बैट सूट पहने एक आदमी को मास्क पहने लोगों का एक ग्रुप चारों तरफ से घेरे हुए खड़ा था। जैसे ही वीर की नजर उस वीडियो में नजर आने वाले इंसान पर पड़ी, डर के मारे एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी। नहीं, वीडियो में नजर आने वाला वो इंसान डॉलर नहीं था, बल्कि कोई और था। और जो नजारा उस वीडियो में वीर को नजर आ रहा था वो वीर को डराने के लिए काफी था, क्योंकि वीडियो के शुरू होते ही वीर को उस वीडियो में मौत का नंगा नाच नजर आने लगा था। उस 1 मिनट और 23 सेकंड के वीडियो में कॉम्बैट सूट पहना एक इंसान हाथ में सिर्फ एक खंजर लिए सिर्फ एक ही वार में 34 लोगों को मार डालता है। न तो कोई इसके वार के आगे जिंदा बचा था और न ही उसका वार खाने के बाद कोई दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खंजर लिया हुआ वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि खुद ब खुद चलती फिरती मौत था। उसे देखकर एक पल के लिए वीर के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये इंसान काफी कुछ तुम्हारे जैसा है। उस वीडियो के खत्म होते ही कबीर वीर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये मैं नहीं हूं। और किस एंगल से यह इंसान तुम्हें मेरे जैसा दिखता है? उस वीडियो को देखने के बाद वीर अभी भी शॉक में था। ऑफ कोर्स ये तुम नहीं हो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम भी स्ट्राइक करने से पहले कोई वार्निंग नहीं देते हो, पर तुम्हारा हर स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा तेज और खतरनाक होता है, और वो भी परफेक्ट टाइमिंग्स के साथ। तुम दोनों ही परफेक्ट असैसिन्स हो, कबीर वीर को समझाते हुए कहता है। भले ही कबीर ने कभी भी वीर के साथ कोई कॉम्बैट मैच नहीं लड़ा हो, पर वो खुद भी एक कमाल का फाइटर था, और इसीलिए जब वो वीर के साथ ड्रिंकिंग गेम खेल रहा था तब उसने वीर के बारे में बहुत सी डिस्कवर कर ली थी। तो वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर उससे कहना क्या चाह रहा था। इस इंसान का नाम वरदान सिंह राठौर है, जो श्रीकांत सिंह राठौर का पोता है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें यह बताने की भी जरूरत है कि श्रीकांत सिंह राठौर कौन है। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और ये वरदान सिंह राठौर इस बार मार्शल बेस का चैंपियन है। दूसरे शब्दों में कहूं तो यह इंसान मेरे कॉम्पिटिटर्स में से एक है। कबीर की बात सुनकर वीर को फाइनली कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि कबीर एग्जैक्टली उससे कहना क्या चाह रहा था। अच्छा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं इस इंसान को मार पीट कर ऐसा बना दूं कि फिर ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लायक ना बचे? अपाहिज बना दूं उसे? आई एम सॉरी, बट मेरे पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है। वीर अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहता है। क्या समझ के रखा है इन लोगों ने मुझे? सुपारी लेने वाला कोई गुंडा? पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। वीर मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचता है। ऑफ कोर्स नॉट। मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है जो मैं तुम्हें ऐसा कुछ कहने को कहूंगा। भूलो मत कि वो श्रीकांत सिंह राठौर का पोता है। तुम तो क्या, हम खुद भी आसानी से उसे अप्रोच नहीं कर सकते। अरे, हम खुद भी उसका बाल भी माका नहीं कर सकते। दुनिया में वो जहां कहीं भी जाता है उसके बॉडीगार्ड्स साए की तरह उसके साथ चलते हैं, कबीर ने कहा, और उसकी बात को समझते हुए वीर ने अपना सिर हिला दिया। हमने तुम्हें आज यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम वरदान राठौर का स्टाइल कॉपी करके हमारे साथ एक कॉम्बैट मैच लड़ो, ताकि हम लोग कल के कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें। ऑनेस्टली मेरे अंदर उसके वियर्ड स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने का वाकई में कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, और इसलिए सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमें उसके स्टाइल को समझने के लिए मदद कर सकते हो। कबीर गहरी सांस लेते हुए बोलता है, और वीर को उसकी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वीर कबीर की बात से एग्री नहीं कर रहा था, पर उसकी बात को उसने डिक्लाइन भी नहीं किया। वीर की बात का जवाब देने के लिए कबीर अपना मुंह खोलने ही वाला था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। आफ्टर ऑल वो वीर से उसे खुद को हराने के लिए उसी की मदद मांग रहा था, और ऐसे में वीर के लिए कोई भी कीमत डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर इस समय सिर्फ वीर ही था जो उन सब की मदद कर सकता था। ऐसे में अगर उन लोगों ने वीर को कोई ऐसी कीमत ऑफर कर दी जो वीर को मंजूर ना हो, तो एक बहुत बड़ा मौका उन सब के हाथ से निकल जाएगा। पर फिर
इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि वीर उन लोगों की दी हुई बड़ी से बड़ी कीमत पर भी राजी हो जाए। कबीर के लिए सिचुएशन इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब वीर का उनका हेल्प करना या ना करना इस बात पर डिपेंड करता था कि कबीर उन्हें क्या कीमत ऑफर करता है। अब वीर कबीर की ऑफर की गई कीमत पर राजी होता है या नहीं, यह सुनना दिलचस्प होगा। सुनते रहिए शूरवीर। वेल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी इस हेल्प के लिए हम तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कीमत दें। बाकी अगर तुम्हारे मन में कुछ हो तो तुम बेझिझक हमें बता सकते हो। चीजों को इतना मुश्किल होता हुआ देखकर ऋषभ बजाज तुरंत ही बीच में बोलता है। कहीं ना कहीं वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर कबीर पर ये चीजें छोड़ दी जाएंगी तो कंपटीशन वाले दिन तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वीर की हेल्प करने के लिए उसे वीर को क्या कीमत देनी चाहिए। सेंट हॉल का एक एस क्लास लाइसेंस। कुछ देर तक सोचने के बाद वीर ने उन लोगों की हेल्प करने की अपनी कीमत बता दी। ठीक है, डील। जितना जल्दी कबीर इस बात के लिए अग्री हो गया था, वो देखकर वीर को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ही छोटी कीमत मांग ली हो। मे बी उसे 2 एस क्लास लाइसेंस मांग लेने चाहिए थे। लेकिन फिर वीर ने कभी भी लालच नहीं किया था और वो हमेशा से ही ऑप्टिमिस्ट रहा था। 1 एस क्लास लाइसेंस अपने आप में बहुत बड़ी कीमत थी, और जिस चीज के लिए कबीर ने उसकी मदद मांगी थी उससे कहीं ना कहीं वीर की भी मदद हो ही रही थी। कैसे? वो ऐसे क्योंकि वरदान राठौर कंपटीशन में सिर्फ कबीर का ही नहीं बल्कि उसके यानी कि डॉलर का भी ओपोनेंट हो सकता था। ऐसे में उसके स्टाइल को अच्छे से स्टडी करना उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, पर एक बात मैं तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं। मेरी स्किल्स वरदान राठौर की स्किल्स के मुकाबले बहुत ही इंफीरियर हैं। इसलिए अगर तुम लोग मेरे अटैक को ब्लॉक करके मुझ पर भारी पड़ भी जाओगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम लोग वरदान राठौर पर भी भारी पड़ोगे। हो सकता है कि वरदान राठौर फिर भी तुम लोगों का काम तमाम कर दे। वीर पहले ही उन लोगों को वार्न कर देना चाहता था, वरना क्या पता आगे जाकर वो लोग उसे ब्लेम करने लगे। पर फिर अगर देखा जाए तो आगे जाकर वो लोग वरदान की स्ट्राइक से जिंदा बचेंगे ही नहीं तो ब्लेम कैसे करेंगे। आई नो, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये वरदान सिंह राठौर के फाइट्स के कुछ वीडियोस हैं, इसे ध्यान से देखो और फिर जब तुम कहोगे हम शुरू कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है और इस समय हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा पहला ओपोनेंट ही वरदान सिंह राठौर ना हो, ताकि हमें प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल सके। वीर की बातों से अग्री करने के बाद कबीर सोफे पर बैठे इंसान जो एक्चुअल में समर प्रताप था उसके पास बैठ गया और वीर को ध्यान से वीडियो देखने के लिए अकेला छोड़ दिया। उसके बाद वीर ने एक के बाद एक वीडियोस देखना शुरू कर दिया। वो ये तो नहीं जानता था कि मार्शल रिंग में इन वीडियोस को किस तरह से शूट किया गया था, जब टाइटन पर ऐसी कोई फैसिलिटी थी ही नहीं। पर जो भी है, ये वीडियोस वीर के लिए बहुत काम के साबित हुए। उसे ऐसा लग रहा था कि इस बार घर की उसकी ये ट्रिप फायदे की रही, क्योंकि अगर चैंपियंस के कॉन्टेस्ट में उसका सामना वरदान सिंह राठौर से हो गया तो उसका स्टाइल जाने बिना चांसेस थे कि वीर मैच में उसके हाथों मारा जाता। जैसा कि कबीर ने उससे कहा था, वाकई में वरदान और वीर के फाइटिंग का स्टाइल एक जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वीर ने अपना स्टाइल खुद से फॉर्म किया था और वरदान सिंह राठौर के पास डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया मेंटर होगा। यही वजह थी कि वरदान की स्किल्स वीर से बहुत ज्यादा बेहतर थी। इसके अलावा उसकी फिटनेस लेवल भी वीर से बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रही थी। और रही बात डेविल सोल्स की, तो वीर को विश्वास था कि वरदान उस डिपार्टमेंट में भी वीर से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जिसका दादा श्रीकांत सिंह राठौर जैसा एक अमीर आदमी था और जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, उस इंसान के पास तो अच्छी से अच्छी डेविल सोल होंगी ही। इसलिए इस बात पर तो कंपैरिजन करना ही बेकार था। भले ही समय बहुत ही कम था, पर कबीर मदान, ऋषभ बजाज और समर प्रताप तीनों में से किसी ने भी वीर को जल्दी करने के लिए नहीं टोका। वो सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि वीर के लिए वरदान के एक एक मूव को अच्छे से स्टडी करना कितना ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उन लोगों में से किसी ने भी वीर को उन फुटेज को लगातार रिपीट करके देखने से नहीं रोका। कभी कभी तो वीर
कुछ मूव्स की डिटेल्स को समझने के लिए उतने पार्ट को भी बार बार रिपीट करके देखे जा रहा था। अनजाने में ही सही, पर वरदान उसे इन वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सिखा रहा था, जो वीर के लिए एक एस क्लास लाइसेंस से भी कहीं ज्यादा कीमती था। सिर्फ 4 घंटों से कम समय में ही वीर को ऐसा लगा जैसे कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया हो। हालांकि ये बात और थी कि वरदान की फाइटिंग स्किल्स को डिटेल में एनालाइज करने के बाद वीर को यह देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। भले ही वरदान के स्ट्राइक्स देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हों, पर एक्चुअली उसके फाइटिंग स्टाइल में बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स हैं, और केवल वही लोग उसके उन डिफेक्ट्स के बारे में जान पाएंगे जिन्होंने उसके इस फाइटिंग स्टाइल को बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी किया होगा। और वीर खुद को बहुत ही ज्यादा लकी महसूस कर रहा था कि कंपटीशन से पहले उसे वरदान के इन डिफेक्ट्स की नॉलेज हो गई। वीर को इतनी देर लगाते हुए देखकर अब कबीर का पेशेंस जवाब देने लगा था, और एक पल के लिए तो उसका मन भी किया कि वो वीर को बीच में ही इंटरप्ट कर दे। पर वरदान के ऑपोजिट समर प्रताप बहुत ही ज्यादा शांत और पेशेंस वाला इंसान था, और इसीलिए वो कबीर को वीर को इंटरप्ट करने से तुरंत ही रोक लेता था। फाइनली जब तक वीर ने सारे वीडियोस देखकर खत्म किए, तब तक ऑलरेडी बहुत शाम हो चुकी थी। चलो शुरू करते हैं। सभी वीडियोस देखने के बाद वीर गहरी सांस लेते हुए सबसे कहता है, वेल, चलो देखते हैं कि तुम वरदान के फाइटिंग स्टाइल को कितना अच्छे से कॉपी कर पाते हो। इतना कहकर कबीर वीर को अपने विला में बने कॉम्बैट रूम में ले गया। कॉम्बैट रूम के अंदर जाते ही वीर ने ठीक वैसा ही एक खंजर उठाया जैसा उसने वीडियो में वरदान के पास देखा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वीर के खंजर के ब्लेड और एजेस वरदान के खंजर की तरह नुकीले और शार्प नहीं थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किसी को भी चोट ना पहुंचे। जिस तरह से वरदान, राठौर और वीर लड़ते थे, उसमें उन्हें अपने हर एक स्ट्राइक में अपना बेस्ट देने की जरूरत होती है। ऐसे में अगर असली खंजर इस्तेमाल किया जाता तो कबीर को डर था कि वो वीर के हाथों बहुत ही सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता था। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। कबीर बहुत ही ध्यान से वीर को देखने लगा और वीर को अपने पास आता हुआ देखकर भी पीछे नहीं हटा। आफ्टर ऑल, इस पूरी ड्रिल का मेन मकसद यही था कि वो लोग वरदान के अटैक को ब्लॉक करने की प्रैक्टिस कर सकें। ऐसे में अगर कबीर वीर के अप्रोच करने से पहले ही पीछे हट जाता तो इस पूरी ड्रिल का फायदा ही क्या था। अपने हाथ में खंजर को ठीक उसी स्टाइल में लिए जैसा वरदान ने अपनी फाइट्स में ले रखा था, वीर ने कबीर को अप्रोच किया, पर कबीर अभी भी अपनी जगह पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। हालांकि ये बात और थी कि वीर के हर एक मूवमेंट पर उसकी कड़ी नजर थी, और वो लगातार ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि वीर का अगला मूव क्या हो सकता है। जब वीर कबीर से बस 2 फीट की दूरी पर रह गया, तब अचानक से ही उसने अपना खंजर उठाया और एक अनएक्सपेक्टेड एंगल से कबीर पर वार कर दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पहले तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, और जब तक समझ आया तब तक वीर अपना स्ट्राइक कर चुका था। ऋषभ बजाज की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं, और वीर का स्टाइल देखकर समर प्रताप की आंखों में भी चमक आ गई थी। और रही बात कबीर की, तो डर के मारे वो सिर से लेकर पांव तक पसीने से भीग गया था। ऐसा नहीं था कि उसने वीर के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की, पर वीर का मूवमेंट इतना ज्यादा स्विफ्ट था कि जब तक कबीर अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड से उसके इस अटैक को ब्लॉक कर पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए खुद को बचाने के लिए कबीर जल्दी से दूसरी साइड की ओर मुड़ गया था, पर इसके बावजूद वीर ने कबीर की कमर में अपना खंजर भोंक ही दिया था। शेह, तुम्हारी स्ट्राइक तो बिल्कुल वरदान जैसी ही है, कबीर हैरानी से वीर की तरफ देखते हुए कहता है। ऋषभ बजाज भी वीर की तरफ बहुत ही स्ट्रेंज लुक से देख रहा था, और समर प्रताप की नजरें भी वीर के हाथों पर थीं। यहां तक कि खुद वीर भी अपने आप को देखकर हैरान था। उसे खुद भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया था। इन दिनों वीर पागलों की तरह जेड स्किन की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके साथ साथ वो गैम्बलर की ट्रिक की प्रैक्टिस भी लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथों की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा अभी अभी उसने वरदान की फाइटिंग स्किल्स को बड़े ध्यान से देखा था, जिसकी वजह से उसे आगे और कई सारी नई चीजें पता चली थी।
और यही वजह थी कि अब वीर की स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अब उसे खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अब तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के बाद मुझे विश्वास है कि मैं वरदान को आसानी से हरा दूंगा। वीर को हूबहू वरदान का स्टाइल कॉपी करते हुए देखकर कबीर एक नए जोश के साथ भर गया था। अब उसे इस बात पर विश्वास हो गया था कि उसने इस कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए वीर को सेलेक्ट करके कोई भी गलती नहीं की है। अगर वीर ऐसे ही वरदान का स्टाइल कॉपी करके उसके साथ प्रैक्टिस करता रहा तो कबीर श्योर था कि चैंपियंस के कॉन्टेस्ट में अगर उसका सामना वरदान सिंह राठौर से हो भी गया तो भी कबीर के लिए उसे हैंडल करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। पर एक बात से कबीर अनजान था, और वो ये थी कि उसी कंपटीशन में वीर भी पार्टिसिपेट करने वाला था, पर डॉलर बन के। अगर वरदान के वार से वो बच भी गया तब भी चांसेस थे कि कबीर का सामना डॉलर से हो जाए। और अब जब वीर कबीर के स्टाइल को इतने अच्छे से जान चुका है तो ऐसे में कबीर डॉलर के वार से खुद को कैसे बचाएगा, ये सुनना दिलचस्प होगा। उस पूरी रात वैसे तो उनमें से कोई भी एक सेकंड के लिए नहीं सोया, पर वीर के साथ लगातार प्रैक्टिस करने वाला सिर्फ और सिर्फ कबीर ही था। ऋषभ ने इस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर ही नहीं किया था, और रही बात समर प्रताप की तो वो बस चुपचाप वीर और कबीर की प्रैक्टिस को देख रहा था। उसका कहीं से भी ये इरादा नजर नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को ज्वाइन करना चाहता हो। पर पूरी रात प्रैक्टिस करने के बावजूद जब जब वीर कबीर से 1 फीट की दूरी पर रहा था, कबीर एक बार भी खुद को वीर के खंजर के वार से बचा नहीं पाया। जहां तक एक तरफ कबीर एक बार भी खुद को डिफेंड करने का तरीका डेवलप नहीं कर पाया, वहीं दूसरी तरफ वीर अपने हर स्ट्राइक के साथ और ज्यादा बेहतर हो रहा था। ओहो, मैं हार मानता हूं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं चाह कर भी खुद को तुम्हारे अटैक से डिफेंड नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं तुम्हारे अटैक्स को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूं तो मैं वहां कंपटीशन में वरदान के वार से खुद को कैसे डिफेंड करूंगा। शायद ऊपर वाले ने बहुत ही बुरे मूड में मेरी किस्मत लिखी हुई है। जब मैं यहां तुमसे नहीं डील कर पा रहा हूं तो मैं वरदान को कैसे डील करूंगा, उसे कैसे हराऊंगा। कबीर की डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। कंपटीशन का टाइम बस हो ही गया था। अब और प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं बचा था। नहीं, अब तुम वरदान के साथ डील करने को तैयार हो। समर प्रताप, जो अभी तक वीर को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था, अचानक से कहता है। तुम कहना क्या चाहते हो समर? समर प्रताप को हैरानी से देखते हुए कबीर उससे पूछता है। क्या अभी अभी समर ने देखा नहीं कि कैसे कबीर हर बार फेल हुआ था? फिर समर कैसे कह सकता था कि कबीर अब वरदान के साथ डील करने के लिए तैयार है? वरदान राठौर इस लड़के जैसा अच्छा नहीं है। तुम भले ही उसके अटैक्स को डिफेंड नहीं कर सकते हो, पर कम से कम उसके अटैक से अपने फेटल बॉडी पार्ट्स को चोट खाने से तो बचा ही सकते हो। अगर तुम्हारी बुरी किस्मत और ज्यादा बुरी नहीं हुई और वरदान राठौर से तुम्हारा सामना आज के बजाय आने वाले कुछ दिनों में हुआ तो तुम बस कुछ छोटी मोटी चोटें खाकर ही खुद को वरदान के स्ट्राइक से डिफेंड कर सकते हो। अब समझे मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं? समर प्रताप के मुंह से ऐसा रिमार्क सुनने के बाद कबीर और ऋषभ दोनों ही वीर को हैरानी से देखने लगे। वो दोनों ही समर प्रताप को बहुत अच्छे से जानते थे, और इसीलिए वो ये बात भी जानते थे कि समर प्रताप ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करता, और यहां समर प्रताप खुलेआम वीर की तारीफ कर रहा है, ये कहकर कि वरदान राठौर वीर से बेहतर नहीं है। वरदान राठौर के कंपैरिजन में वीर का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा इंफीरियर था, और जहां ऋषभ और कबीर का अंदाजा था, वरदान राठौर उम्र में भी वीर से बड़ा ही है। इन सब चीजों के बावजूद समर प्रताप ये कह रहा है कि वीर वरदान सिंह राठौर से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर समर प्रताप की जगह यह रिमार्क किसी और ने दिया होता तो शायद ऋषभ और कबीर उसकी बातों को क्रिटिसाइज करते, पर यहां इस रिमार्क को देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद समर प्रताप था, जो कबीर और ऋषभ दोनों ही जानते थे कि कभी भी गलत नहीं बोलता। पिछले साल भी
समर प्रताप इस कंपटीशन में फर्स्ट सिर्फ इसीलिए नहीं आया था क्योंकि उसने अपनी बॉटलनेक नाम की हाइपर जीन आर्ट को कंप्लीट लेवल तक अचीव नहीं किया था। साथ ही साथ वो ओपोनेंट के 2 साल बाद टाइटन ग्रह पर आया था, जिसकी वजह से उसकी फिटनेस रेटिंग पहले अपने ओपोनेंट के मुकाबले काफी कम थी। अब ऐसे इंसान का वीर के लिए इतनी बड़ी बात कहना वाकई में बहुत हैरानी की बात थी। अब तुम लोग उसको ऐसे मत देखो जैसे कि उसके सिर पर 2 सींग निकल आए हों। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसका फाइटिंग स्टाइल वरदान राठौर के फाइटिंग स्टाइल से बेहतर है, पर ऑफ कोर्स इसकी फिटनेस लेवल अभी भी वरदान राठौर के मुकाबले बहुत ही कम है। कबीर और ऋषभ को वीर को इस तरह अजीब ढंग से घूरता हुआ देखकर समर प्रताप गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम समर प्रताप है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान हो। समर प्रताप मुस्कुराते हुए वीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, वीर रह जा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। वीर भी मुस्कुराते हुए समर प्रताप से हाथ मिलाते हुए कहता है, वेल, बहुत देर हो चुकी है और टाइटन पर कॉन्टेस्ट शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो मेरे हिसाब से हम सबको नहाकर टाइटन टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए। समर प्रताप और वीर के बीच चल रहे आई कांटेक्ट को तोड़ते हुए कबीर उन दोनों से कहता है, वीर, यहां हमारे पास हमारा खुद का पर्सनल टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? कबीर वीर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं, क्योंकि मैंने तो इस कंपटीशन के लिए रजिस्टर ही नहीं किया है, इसलिए मेरे टाइटन जाने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं अभी कुछ समय तक यहीं पृथ्वी पर ही रहूंगा। वीर कबीर के ऑफर को डिक्लाइन करने के बाद वहां से चला जाता है। ऑफ कोर्स वो उन लोगों के साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो वीर बनकर उन लोगों के साथ टाइटन चला जाता तो फिर डॉलर चैंपियंस के कॉन्टेस्ट में मैच लड़ने के लिए कैसे जा पाता? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यह वरदान सिंह राठौर से बेहतर है? वीर को अपने विला से जाता हुआ देखकर कबीर समर प्रताप से पूछता है, ये लड़का तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर उसका बैकग्राउंड वरदान राठौर के बैकग्राउंड जितना स्ट्रांग होता तो ये वरदान राठौर से 100 गुना बेहतर होता। इस लड़के वीर को असैसिनेशन के एसेंस की समझ बहुत अच्छे से है, जबकि वरदान के पास सिर्फ और सिर्फ स्किल्स हैं। वरदान की ग्रोथ उसके बैकग्राउंड की वजह से लिमिटेड है, पर यह लड़का आने वाले कुछ सालों में एक जानी मानी हस्ती के रूप में पहचाना जाएगा। कबीर के सवाल के जवाब में समर ने उसे वीर और वरदान के बीच का डिफरेंस दिखा दिया। अगर समर प्रताप ऐसा कह रहा है तो वाकई में वीर रहेजा में कुछ तो बात है, ऋषभ बजाज कमेंट करता है। पर मेरा एक सवाल है, जैसा कि तुमने कहा कि आने वाले कुछ सालों में ये एक जानी मानी हस्ती के रूप में पहचाना जाएगा, तो क्या आने वाले कुछ सालों में ये तुमसे भी आगे निकल जाएगा? अचानक से ही समर प्रताप की बातें कबीर को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी थीं। टाइटन ग्रह पर तो मुझे हराने वाला आज तक कोई पैदा हुआ नहीं। समर प्रताप ने वैसे तो इस बात को बहुत ही कैजुअली कहा था, पर उसकी बातों में उसका कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था, और यह बात ऋषभ और कबीर को भी साफ दिख रही थी। पर फिलहाल इस चीज से उन्हें ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस बार वीर ने बहुत कुछ हासिल किया था। इस बार न सिर्फ उसे एस क्लास लाइसेंस मिला था, बल्कि उसके अटैक्स के तरीकों में भी बहुत ज्यादा सुधार आया था। जैसा कि समर प्रताप ने कहा था, अब वीर के स्ट्राइक्स वरदान से कहीं ज्यादा खतरनाक थे, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीर के स्ट्राइक्स कितने पावरफुल थे। अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ने के लिए उसे सबसे पहले अपने ओपोनेंट के करीब जाना होगा, जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। प्रैक्टिस के दौरान कबीर के साथ करीब से लड़ने की वजह से कम उसे कबीर के फाइटिंग स्टाइल की तो बहुत अच्छे से समझ हो गई थी। तो कम से कम अब वीर को यह तो पता था कि कंपटीशन में अगर उसका सामना कबीर से हुआ तो उसे कबीर को किस तरह से डील करना होगा। रही बात वरदान राठौर की, तो उसकी फाइटिंग के सभी वीडियोस देखने के बाद वीर एक बात अच्छे से समझ गया था कि वरदान ने एक खास तरीके का फुटवर्क प्रैक्टिस किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सामने रहकर भी दूसरों को आसानी से अप्रोच कर सकता था। पर क्योंकि वीर ने इस तरह की कोई भी टेक्निक नहीं सीखी थी, इसलिए उसके लिए वरदान या अपने किसी भी ओपोनेंट के करीब जा पाना आसान नहीं था।
वरदान ने जो फुटवर्क की टेक्निक सीखी थी वो भी एक तरह की हाइपर जीन आर्ट थी और उसमें बहुत सी स्पेशल टेक्निक्स इन्वॉल्व थीं। वीर कभी भी फुटवर्क के डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं था और वीडियोस देखकर वो इस टेक्निक की नकल भी कर सकता था। इनफैक्ट अगर वो इस टेक्निक की नकल करने की कोशिश भी करे तब भी वो उसका एसेंस ग्रैब नहीं कर पाएगा। इसलिए वीर के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो अपना खुद का फुटवर्क सीखे। शायद मुझे अपना फुटवर्क इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वीर अपनी पॉकेट में रखे एस क्लास लाइसेंस को पकड़ते हुए कहता है। पर फिलहाल के लिए उसके पास कोई भी नई हाइपर जीन आर्ट सीखने का बिल्कुल भी समय नहीं था। कोई भी नई हाइपर जीन आर्ट को सीखने में अच्छा खासा समय लगता था और इस समय वीर का टेलीपोर्ट होकर टाइटन जाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी था। इसलिए कोई नई हाइपर जीन आर्ट परचेज करने के बजाय वीर टेलीपोर्टेशन स्टेशन से ट्रेन पकड़कर टाइटन ग्रह चला आया और वहां पहुंचकर डॉलर के गेटअप में आने के बाद वो कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस के मार्शल रिंग की तरफ चला गया। उस मार्शल रिंग के बीचों बीच बना सेक्रेड मार्शल स्टेज एक नॉर्मल मार्शल स्टेज से 100 गुना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। देव आश्रम के लोगों की नजरों के बीच वीर उस सेक्रेड स्टेज पर जाकर सबसे बड़े मार्शल रिंग चोजन मार्शल रिंग में टेलीपोर्ट हो गया। टाइटन ग्रह पर मौजूद सभी बेसेस में एक ही सेक्रेट स्टेज बना हुआ था जहां सैटेलाइट की मदद से चोजन मार्शल रिंग में होने वाले मैच को साफ देखा जा सकता था और इस समय सभी शेल्टर्स के चैंपियंस अपने अपने बेस के सेक्रेट स्टेज से चोजन मार्शल रिंग में एंटर कर रहे थे और उन्हीं चैंपियंस में से एक डॉलर भी था जो पहली बार चोजन मार्शल रिंग में एंटर कर रहा था। सभी ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि डॉलर, जिसने हर साल चैंपियन रही अवनी शेरगिल को इतनी आसानी से हरा दिया था, वो कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में बाकी सारे चैंपियंस को किस तरह से हराएगा। क्या वो हमेशा की तरह जीतेगा या इस बार उसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। ये तो नहीं पता, अभी ये तो नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर इतना जरूर पता है कि इस कहानी का अगला मोड़ बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सुनते रहिए शूरवीर। वीर को टाइटन ग्रह पर आए हुए अच्छा खासा समय बीत चुका था, पर इतने महीनों में कभी भी वीर ने टाइटन ग्रह पर इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी उसने आज देख ली थी। सही मायनों में उसे आज पता चला कि टाइटन ग्रह पर एक्चुअल में कितने ज्यादा लोग मौजूद हैं, वरना अभी तक तो उसे अपने देव आश्रम के ही लोग बहुत ज्यादा लगते थे, पर पूरे टाइटन में देव आश्रम से कई गुना बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। इतने सारे लोग सिर्फ एक सीक्रेट मिशन से जुड़े हुए हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते कहां से हैं इतने सारे लोग। चोजन मार्शल रिंग में एंटर होने के बाद वीर को रियलाइज हुआ कि टाइटन ग्रह एक्चुअल में कितना बड़ा ग्रह है। टाइटन ग्रह पर मौजूद हर बेस में देव आश्रम की ही तरह लगभग 1 लाख लोग मौजूद थे और इस समय चोजन मार्शल रिंग में पार्टिसिपेट करने वाला हर इंसान अपने अपने बेस का चैंपियन था। चोजन मार्शल रिंग के स्टैंड्स में कम से कम 1 लाख चैंपियंस मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि पूरे टाइटन में कम से कम 1 लाख बेसेस मौजूद हैं। ये फिगर वाकई सर चकरा देने वाला था। इतने सारे बेसेस एक ही प्लेनेट में और सबके सब स्पेस के एलियन से लड़ने के लिए डेवलप हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर हम ह्यूमंस ही उन शुरास पर भारी पड़ेंगे। एक पल के लिए तो वीर का दिमाग ही घूम गया था। डॉक्टर खुराना ने कभी भी उसे इस बारे में नहीं बताया था, पर आज जो वो देख रहा था उसे देखकर वीर हैरान रह गया था। चोजन मार्शल रिंग में वैसे तो हर बेस का एक चैंपियन आया था, पर इन चैंपियंस में से पिछले साल चोजन टाइटल पाने के अलावा जो चैंपियन सबसे ज्यादा फेमस था वो कोई और नहीं बल्कि डॉलर था। डॉलर का उस सुनहरे सींग वाले शुरा के साथ लड़ाई का वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि सभी बड़े न्यूज चैनल्स ने उसे कवर किया था और यही वजह थी कि डॉलर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस हो गया था। बहुत से लोग डॉलर को बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे
क्योंकि सभी ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि डॉलर दरअसल कौन है और कैसा दिखता है। पर मोस्टली वो सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी। बहुत से लोगों ने डॉलर का वो वायरल वीडियो देखा था और भले ही स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी, पर कुछ लोगों के हिसाब से उस समय डॉलर ने कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी। उन लोगों के हिसाब से डॉलर की सीक्रेट ब्लड डेविल सोल तो बहुत ही कमाल की थी, पर वो खुद इतना कमाल का नहीं था। उन लोगों के अकॉर्डिंग इस समय डॉलर सभी बेसिस से आए चैंपियंस में सबसे पीछे था। आखिरकार ये सभी लोग लाखों में से एक थे जिनके पास कमाल की फिजिक्स और एडवांस्ड डेविल सोल थी। और रही बात डॉलर की, तो क्योंकि डॉलर को अभी मेल शुरा से लड़े ज्यादा समय नहीं बीता था, इसलिए किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि इतने कम समय में डॉलर ने कोई खास प्रोग्रेस दिखाई होगी। इसीलिए लोग सिर्फ और सिर्फ उसको लेकर क्यूरियस थे, लेकिन कोई भी उसे एक खतरनाक राइवल की तरह नहीं देख रहा था। चोजन मार्शल रिंग का चैनल बंद होते ही सीक्रेट स्टेज पर फाइनली मैच लिस्ट नजर आने लगी थी। उस लिस्ट में हर बेस के चैंपियंस के नाम मौजूद थे। वीर तुरंत ही उस लिस्ट में डॉलर का नाम सर्च करने लगा और कुछ ही सेकंड्स में उसे डॉलर का नाम दिख गया। आखिर इस समय ये नाम ही उसकी पहचान थी और वीर ने तय कर लिया था कि वो अपनी इस पहचान को खोने नहीं देगा। चैंपियंस के बीच के इस कंपटीशन में 1-on-1 मॉडल को अडेप्ट किया गया था और जो भी उसमें विनर होगा वो अगले राउंड में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। इसीलिए स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली लिस्ट पिरामिड की तरह थी। कबीर मदान और समर प्रताप का नाम देखने के बाद वीर ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो दोनों ही वीर से काफी दूर अरेंज किए गए थे। इसका मतलब ये था कि टॉप 10 से पहले उन दोनों का आमना सामना होने का कोई चांस नहीं था। वीर एक बार फिर से लिस्ट को स्कैन करने लगा और एक और नाम ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो नाम था वरदान सिंह राठौर। वरदान सिंह राठौर? इसने अपना असली नाम इस्तेमाल किया है। वरदान राठौर का नाम डिस्प्ले पर देखने के बाद वीर अपना पाथ फॉलो करने लगा और अचानक से ही उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उसकी वजह यह थी कि अगर वरदान और वीर सारे राउंड्स जीतते चले गए तो चांसेस थे कि उन दोनों के ही बीच चोजन टाइटल को पाने के लिए कंपटीशन हो। इसलिए अगर वीर को एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल करनी थी तो उसे वरदान सिंह राठौर को हर हालत में हराना होगा। ये तो कमाल ही हो गया। डर कबीर को लग रहा था कि कहीं उसका सामना वरदान राठौर से ना हो जाए, और कहां मेरा सामना वरदान राठौर से हो गया। वरदान राठौर, तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत खराब है। अगर कबीर ने मुझे हेल्प के लिए अप्रोच नहीं किया होता तो शायद मैं तुमसे हार भी जाता, पर अब सीन पलट चुका है। मे बी मेरी किस्मत में ही चोजन बनना लिखा हो। वीर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था। हो सकता है कि बाकी सब वरदान राठौर से डरते हों, पर वरदान सिंह राठौर के फाइटिंग वीडियोस को देखने के बाद वीर कॉन्फिडेंट था कि वो जरूर ही वरदान सिंह राठौर को हरा सकता है। चोजन मार्शल रिंग को 1000 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस किए गए थे। हर बार एक समय में 1000 पेयर्स एक साथ आपस में लड़ सकते थे। क्योंकि वीर का मैच बहुत लेट में शेड्यूल हुआ था, इसीलिए वीर ने पहले बाकी सारे मैचेस को देखने का डिसाइड किया, खास करके वो मैच जिसमें वरदान सिंह राठौर था। वीर के लिए यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि वीडियोस में दिखने वाली अपनी परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में वरदान सिंह राठौर कितना ज्यादा बेहतर था। पर अनफॉर्चुनेटली इस राउंड में वरदान सिंह राठौर का भी मैच लेट ही होने वाला था। इसीलिए वीर ने बाकी लोगों के मैचेस देखना शुरू कर दिया, और उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि इस कॉन्टेस्ट में वो किसी को भी लाइटली नहीं ले सकता था। हर कोई ही यहां एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर और बेहतर था, और हो भी क्यों ना, आखिर सभी अपने अपने बेसिस के चैंपियंस जो थे। वीर ने कबीर मदान के पहले मैच को भी बहुत ध्यान से देखा था, और कहीं ना कहीं वो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। कबीर की खतरनाक ब्रॉड स्वॉर्ड स्किल्स के मुकाबले उसके ओपोनेंट का तो जीतने का कोई चांस ही नहीं था, और जब कबीर ने अपना रूप बदल लिया तब तो उसका ओपोनेंट वापस लड़ने के लायक ही नहीं बचा था।
इस कॉन्टेस्ट में कबीर की टेक्निक और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। कबीर के अलावा एक और इंसान था जिसका मैच वीर बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा था, और वो इंसान था समर प्रताप। कबीर की ही तरह वो भी अपने राउंड्स में विनर साबित हुआ था, पर फिर जिस तरह से समर प्रताप जीता था वो तरीका वीर को समझ में नहीं आया। समर प्रताप के कंपैरिजन में उसका ओपोनेंट कुछ भी नहीं था, पर फिर भी समर प्रताप बहुत ही नैरो मार्जिन से जीता था। इनफैक्ट वीर ने तो ये इमेजिन भी नहीं किया था कि अगले दिन रिपोर्ट्स में समर प्रताप के ओपोनेंट को बहुत ही ग्लोरियस तरीके से हारा हुआ डिस्क्राइब किया गया था। पर पता नहीं क्यों वीर को कबीर का मैच देखकर उतना डर महसूस नहीं हुआ था जितना उसे समर प्रताप का मैच देखकर हुआ था। समर प्रताप में कुछ तो ऐसा था जो वीर को नॉर्मल नहीं लग रहा था, पर क्या ये वीर को समझ नहीं आ रहा था। फाइनली वरदान सिंह राठौर की बारी भी आ गई, और वीर को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि श्रीकांत सिंह राठौर का पोता होने के बावजूद वरदान सिंह राठौर ज्यादा फेमस नहीं था। इनफैक्ट बहुत ही कम लोग इस बात को जानते थे कि उसने ऐसे किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया था। आफ्टर ऑल ये उसका पहला कॉन्टेस्ट था। हालांकि वरदान के कंपैरिजन में उसका ओपोनेंट एक ऐसा सेलिब्रिटी था जो पिछली बार टॉप 10 की लिस्ट में 10th पोजीशन पर आया था। उसका असली नाम तो किसी को नहीं पता, पर सब ने उसे ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन का निकनेम दे रखा था। ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और उसकी तलवार चलाने की स्किल्स भी कमाल की थीं। पूरे टाइटन में ढेरों फीमेल फैंस होने की वजह से वो सभी चोजन के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर था। अब ये तो बताने वाली बात भी नहीं थी कि ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन का मैच कितना ज्यादा हाई प्रोफाइल वाला होगा। इनफैक्ट कई लोगों का तो यह भी मानना था कि इस साल ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन के टॉप 3 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई थे, और इसीलिए बहुत सी लड़कियां उसके लिए चीयर भी कर रही थीं। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन के ओपोनेंट वरदान सिंह राठौर पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन मैच शुरू होने के 10 सेकंड के अंदर ही अचानक से पूरा सीन पलट गया, जिसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। ऐसा क्या हो गया? इससे पहले कि ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार ठीक तरीके से निकाल भी पाता, वरदान सिंह राठौर के चाकू ने उसकी गर्दन काट कर रख दी। ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन को अपना गला पकड़कर पहले दर्द से तड़पते हुए और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए देखकर पूरी ऑडियंस में सन्नाटा छा गया था। एक पल के लिए तो किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग कोई सपना देख रहे हों, पर अनफॉर्चुनेटली ये सपना नहीं था, हकीकत थी। उन सब का ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन अब उनके बीच में नहीं रहा था। उसकी फीमेल फैंस ने तो अपना मुंह अपने हाथ से कवर करके रोना भी शुरू कर दिया था। कोई भी अपने सामने के नज़ारे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था। पिछले साल चोजन का टाइटल पाने वालों में से एक ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन इस साल अपने पहले ही मैच में मारा गया। ये बात किसी के लिए भी एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था, पर हाँ, सब ये जरूर जानते थे कि अगली सुबह ये खबर एक बहुत ही सनसनीखेज हेडलाइन बनने वाली थी, और वरदान सिंह राठौर के लिए यही एक इंसिडेंट काफी था पूरे टाइटन में अपनी पहचान बनाने के लिए। अब जो लोग वरदान सिंह राठौर को नहीं जानते थे वो भी उसे पहचानने लगे थे। अपने पहले ही मैच में इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देना कोई छोटी बात नहीं थी। जो इंसान पिछले साल के चोजन को हरा दे, उसमें कोई बात तो थी। अब वीर को भी समझ में आ गया था कि क्यों कबीर वरदान सिंह राठौर के अगेंस्ट मैच लड़ने से इतना ज्यादा घबरा रहा था। पर सरप्राइजिंगली ये सब देखने के बाद भी वीर जरा सा भी नहीं घबराया था। इनफैक्ट वो तो ऐसे काम बैठा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और उसकी वजह यह भी थी कि भले ही वरदान सिंह राठौर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रही हो, पर मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले इस लड़के को अभी भी असैसिनेशन के एसेंस की समझ नहीं थी, और वीर के लिए इतना ही काफी था। एज लॉन्ग एज वीर वरदान की उसी कमजोरी का फायदा उठाएगा, उसे विश्वास था कि वो आसानी से वरदान को डील कर सकेगा। अब
वीर अपने इस अजम्पशन में कितना सही निकलता है और कितना गलत, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सुनते रहिए शूरवीर। फाइनली वीर की टर्न भी आ ही गई और उसका ओपोनेंट रुद्र सूर्यवंशी नाम का एक इंसान था। वीर यानी कि डॉलर के स्टेज पर पहुंचते ही रुद्र ने अपना डेविल सोल से बना बो और डेविल सोल से बने 3 एरोज बुला लिए और उसने तीनों तीरों को सीधा वीर पर चला दिया और वो तीर एक साथ वीर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। अपनी तरफ 3 तीरों को एक साथ आता हुआ देखकर वीर हैरान रह गया, लेकिन कहीं न कहीं वीर को यह देखकर खुशी भी हो रही थी कि कम से कम आर्चरी में रुद्र वीर की तरह अच्छा है, यहां तक कि उसकी टेक्निक्स भी वीर से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। रुद्र के पास जो बो था उसे देखकर वीर ये बात बहुत अच्छे से कह सकता था कि उसके पास सीक्रेट ब्लड डेविल सोल से बना बो है। और रही बात उसके एरोस की, तो रुद्र के पास जो 3 तीर थे उनमें से 2 तीर डार्क ग्रीन कलर के थे, जिन्हें देखकर वीर यह अंदाजा लगा सकता था कि वो दोनों ही तीर वीर के म्यूटेंट काले रंग की मधुमक्खी के डेविल सोल से बने तीर की तरह जहरीले हैं। और जो तीसरा तीर रुद्र ने चलाया था वो नीले रंग के क्रिस्टल से बना हुआ था और उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा को भी चीर कर रख देगा। इसी से वीर ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि नीले क्रिस्टल से बना वो तीर एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल से बना हुआ तीर है। इस बात पर कोई भी शक नहीं कि यहां पर कोई भी किसी से कमजोर नहीं है। ये सोचते हुए वीर तेजी से रुद्र के चलाए हुए सबसे स्ट्रांगेस्ट नीले क्रिस्टल से बने तीर से खुद को बचा रहा था और बाकी दोनों तीरों से खुद को बचाने के लिए वीर ने म्यूटेंट गोल्डन रंग की मछली से बना हुआ अपना भाला बुला लिया और उस भाले से उन दोनों तीरों पर अटैक कर दिया। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही रुद्र के दोनों तीर और वीर का भाला आपस में टकराए, एक तेज आवाज के साथ वीर का भाला ऑलमोस्ट उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वाह, कमाल का आर्चर है, कमाल के हथियार है इसके पास। कहने को तो रुद्र उसका ओपोनेंट था, पर उसकी परफॉर्मेंस देखकर वीर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस था। पर इसका मतलब यह नहीं था कि वीर ये बात भूल गया था कि उसे कंपटीशन जीतना है और इसीलिए अपने भाले को कस के अपने हाथ में पकड़ते हुए वीर एक बार फिर से रुद्र सूर्यवंशी को अप्रोच करने लगा। पर रुद्र सूर्यवंशी न सिर्फ तेज था बल्कि वो भागते हुए तीर चलाने में भी माहिर था। उसके मूवमेंट से उसके तीर चलाने की एबिलिटी कहीं से भी इफेक्ट नहीं हो रही थी। रुद्र सूर्यवंशी को अपने भाले से ट्रैप कर पाने में नाकाम वीर को उसके तीरों से खुद को बचाते हुए लगातार रुद्र के पीछे पीछे भागना पड़ रहा था। अपने ओपोनेंट की इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देखकर वीर न सिर्फ इम्प्रेस था बल्कि कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट भी करने लग गया था। आफ्टर ऑल उसके ओपोनेंट का फुटवर्क उससे बहुत ज्यादा बेहतर जो था और वो भागते हुए भी हर पोजीशन में तीर चला सकता था, और वो भी कमाल की स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी के साथ, जो क्वालिटी वीर में नहीं थी। भले ही वीर ने आर्चरी में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, पर फिर भी रुद्र की तरह वो इस तरह भागते हुए तीर नहीं चला सकता था, बल्कि उसे एक जगह खड़ा होकर ही तीर चलाना आता था। अगर वो इस तरह से भागते हुए तीर चलाए तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी इफेक्ट हो जाए। इस बात पर तो अब वीर को कोई शक ही नहीं रह गया था कि रुद्र सूर्यवंशी आर्चरी में उससे बहुत ज्यादा आगे है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। और एक बार जब वीर को यह बात समझ में आ गई थी तो फिर उसने इस मैच को खत्म करने में जरा सी भी जल्दी नहीं की, बल्कि उसने अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करके उससे कुछ सीखना शुरू कर दिया। ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन और वरदान राठौर के मैच की तरह वीर के मैच ने भी कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। आफ्टर ऑल डॉलर इतना ज्यादा पॉपुलर जो था, लेकिन वरदान राठौर के कंपैरिजन में वीर की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं थी। आधे घंटे से ज्यादा बीत चुका था और अभी भी वो एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे थे। अब तो ये देखकर ऑडियंस भी बोर होने लगी थी, कई लोगों को तो नींद भी आ रही थी। डॉलर की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर उसके हार्डकोर फैंस के अलावा टाइटन पर मौजूद बाकी सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। जब एक अननोन इंसान के साथ इस मैच को जीतने में डॉलर को इतना टाइम लग रहा है
तो ये देखकर सबको लगने लगा कि डॉलर के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो चोजन बन सके। जब मैच को शुरू हुए 1 घंटे से भी ज्यादा बीत गया, तब वीर ने उस खतरनाक सेक्रेड ब्लड डेविल सोल का इस्तेमाल करके अपना रूप बदल लिया और रुद्र सूर्यवंशी को क्लोज कॉम्बैट में हराने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। इतनी देर में वीर एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि भले ही आर्चरी में रुद्र सूर्यवंशी का कोई मुकाबला न हो, पर क्लोज कॉम्बैट के मामले में वो अभी भी कमजोर था और वीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो रुद्र की इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। और जैसा कि वीर ने सोचा था, क्लोज कॉम्बैट में रुद्र सूर्यवंशी वाकई में वीर से बहुत ज्यादा कमजोर था और इसीलिए क्लोज कॉम्बैट में रुद्र को हराने के बाद डॉलर वो मैच फाइनली जीत ही गया था। हालांकि ये बात और थी कि डॉलर की वो जीत किसी के लिए भी इम्प्रेसिव नहीं थी। ठीक उसी दिन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की कंबाइंड ऑफिशियल वेबसाइट में चोजन मार्शल रिंग के ही चर्चे हो रहे थे। एक बहुत ही बड़ी मीडिया कंपनी जो इस तरह के इंटरस्टेलर प्रोजेक्ट्स को ही कवर करती थी, उसने चैंपियंस के बीच चल रहे इस कॉन्टेस्ट को पूरी तरह से कवर किया था। भले ही उसकी खबरों में कोई फोटो नहीं थी, पर फिर भी उस मीडिया कंपनी के रिपोर्टर्स ने सिर्फ शब्दों से ही पूरे मैच को एक्सप्लेन कर दिया था। उन रिपोर्टर्स का मेन फोकस वरदान सिंह राठौर के मैच पर था, जिसने 10 सेकंड में ही अपने ओपोनेंट का काम तमाम कर दिया था। वरदान राठौर के मैच के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी पब्लिश हो गया था, जिसकी वजह से सबको ये पता चल गया था कि वरदान सिंह राठौर कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी श्रीकांत सिंह राठौर का पोता है। वरदान सिंह राठौर का इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड और उसका 10 सेकंड के अंदर ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन का खात्मा करने वाले कारनामे ने उसे इस साल का मेजर कंटेंडर बना दिया था। इसके अलावा कबीर मदान की जीत ने भी उसे सबका फेवरेट बना दिया था। कबीर के अलावा जो अगला टॉप कंटेस्टेंट था, उसका नाम समर प्रताप था। हालांकि ये बात और थी कि उसके मैच से उसके ओपोनेंट को ज्यादा फायदा हुआ था, जिसे मीडिया बस नैरो मार्जिन से हारा हुआ बता रही थी। आर्टिकल्स तो वीर यानी कि डॉलर को लेकर भी थे, पर बाकी सब आर्टिकल्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे। और अगर डॉलर को लेकर कोई लंबा आर्टिकल था भी, तो वो लोगों का डॉलर की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट होने से रिलेटेड था। ज्यादातर हेडलाइंस नैरो विन और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, नाम बड़े दर्शन छोटे और अभी भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, इन सब फ्रेजेस से भरे हुए थे। पर किसी में भी डॉलर को लेकर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं था। यहां तक कि जिन लोगों ने डॉलर का मैच देखा था, फिर चाहे वो डॉलर के फैंस ही क्यों ना हो, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया था कि इस मैच में डॉलर की परफॉर्मेंस बस एवरेज थी। उन ऑफिशियल वेबसाइट पर इन आर्टिकल्स को पोस्ट करने वाली मीडिया कंपनी, जिसे कॉन्टेस्ट सेंटर के नाम से भी जाना जाता था, उसने इस समय अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। कॉन्टेस्ट सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में उस मीडिया कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन मेहता इस समय टेबल पर अपनी उंगलियों को टैप करते हुए गहरी सोच में खोया हुआ था। शिखर, तुम्हें नहीं लगता कि हमें आज के शो में कुछ मॉडिफिकेशंस करने चाहिए? कुछ देर तक सोचने के बाद चेतन मुस्कुराते हुए शिखर गुलाटी को सजेस्ट करता है। और आप एग्जैक्टली ऐसे कौन से मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं सर? चेतन मेहता की बात सुनकर शिखर गुलाटी के आईब्रोज चढ़ गए थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से गेस कर सकता था कि चेतन मेहता उससे क्या कहना चाह रहा था। जब से डॉलर का मेलशुरा को मारने वाला वीडियो वायरल हुआ था, तब से शिखर गुलाटी को बड़ी मीडिया कंपनीज ने अप्रोच किया था, जिनमें से एक कॉन्टेस्ट सेंटर भी थी। इस मीडिया कंपनी में आकर ही शिखर गुलाटी को पता चला कि पृथ्वी पर इस तरह से कोई सीक्रेट मिशन भी चलता है। इसी रीजन से शिखर गुलाटी ने इस मीडिया कंपनी को ज्वाइन किया था, क्योंकि इस तरह से वो डॉलर के और करीब रह सकता था और उसके बारे में कई बातें जान सकता था। पर कॉन्टेस्ट सेंटर में शिखर गुलाटी के लिए चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि उसने यहां पर एक पुराने होस्ट को रिप्लेस किया था। इसीलिए अपनी खुद की जगह बनाने के लिए उसे अभी भी बहुत काम करना था। इसीलिए सब लोग लगातार उसे टारगेट करते ही रहते थे, जिसकी वजह से शिखर गुलाटी का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो रहा था। देखो शिखर,
मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें हमेशा ही हॉट इश्यूज पर फोकस करना चाहिए। कॉन्टेस्ट सेंटर को स्पेशली इसी कॉन्टेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटस्टैंडिंग मैचेस पर फोकस करें। अपनी बात कहकर चेतन मेहता ने कुछ देर का पॉज लिया और फिर शिखर गुलाटी की ओर देखने लगा। तुम्हें नहीं लगता कि फिलहाल के लिए हमें डॉलर के कॉन्टेस्ट को होल्ड कर देना चाहिए और उसे तब रिलीज करना चाहिए जब वो आने वाले मैचेस में कोई बेहतर परफॉर्मेंस दे? फिलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन वरदान सिंह राठौर। तुम्हें क्या लगता है? कुछ देर के पॉज के बाद चेतन मेहता शिखर गुलाटी से कहता है और उसकी बात सुनकर शिखर गुलाटी मन ही मन मुस्कुराने लगता है। खुश होने वाली मुस्कुराहट नहीं, बल्कि सरकाज़म वाली मुस्कुराहट। कहीं ना कहीं जब उसके पास इस मीटिंग का नोटिफिकेशन आया था तभी उसने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रखा था। उसे पता था कि इस मीटिंग में उसे शामिल ही इसलिए किया गया है ताकि ये लोग शिखर गुलाटी के कंधे पर बंदूक रखकर चला सकें, ये जानते हुए भी कि शिखर गुलाटी हमेशा से ही डॉलर के फेवर में रहा था। फिर भी चेतन मेहता उससे डॉलर को लेकर ऐसे ओपिनियन मांग रहा था जैसे कि उसे नहीं पता कि शिखर गुलाटी का जवाब क्या होगा। जो इंसान हमेशा से ही डॉलर की तारीफ करता आया था, उसी को ये कहना कि वो डॉलर के टेलीकास्ट को कुछ दिनों तक होल्ड कर दे, इन सबसे एक ही बात साबित होती थी कि कॉन्टेस्ट सेंटर अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेकर सारा कुछ शिखर गुलाटी पर डाल देना चाहता था। पर चेतन मेहता एक बात भूल गया था कि ये कोई आम रिपोर्टर नहीं बल्कि शिखर गुलाटी था, जिसे अपनी सबसे बड़ी सक्सेस ही डॉलर की वजह से मिली थी। जिस इंसान की वजह से उसे सक्सेस मिली थी, क्या वो उसी इंसान के खिलाफ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शूरवीर। डायरेक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय वरदान सिंह राठौर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और रही बात उस गोल्डन रंग के सींग वाली एलियन को मारने की, तो उस केस में वो सिर्फ डॉलर की अच्छी किस्मत ही थी कि वो पहले से ही उस बुरी तरह से घायल एलियन को मारने में सक्सेसफुल हो पाया था। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में डॉलर की वीकनेस सबके सामने आ गई। चोजन बनना तो दूर, उसका इस कॉन्टेस्ट में टॉप 100 में भी आना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इसीलिए उसके मैच को कवर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। उसकी जगह हम सबको वरदान सिंह राठौर पर फोकस करना चाहिए, जिसके अंदर वाकई में कोई पोटेंशियल है। पास ही बैठा पार्थ गुप्ता नाम का एक इंसान चेतन मेहता की बातों से अग्री करते हुए अपने फेस पर बिना किसी एक्सप्रेशन से कहता है। दरअसल इस समय शिखर गुलाटी जिस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था वो एक्चुअल में पार्थ गुप्ता का प्रोग्राम था, जहां शिखर गुलाटी ने उसे एज अ होस्ट रिप्लेस किया था। और यही वजह थी कि पार्थ गुप्ता को शिखर गुलाटी से इतनी ज्यादा नफरत थी। एग्जैक्टली तो फिर ये तय रहा, शिखर इस बार के लिए हम सिर्फ वरदान सिंह राठौर को ही कवर करेंगे, ठीक है? पार्थ गुप्ता का सपोर्ट मिलने के बाद चेतन मेहता अपना फाइनल डिसीजन लेते हुए कहता है। चेतन मेहता और पार्थ गुप्ता की बातें सुनने के बाद शिखर गुलाटी बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड फील कर रहा था। जिस इंसान की वो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, उसी के खिलाफ इतनी सारी बातें सुनना शिखर गुलाटी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। पर फिर अपने गुस्से को किसी तरह से कंट्रोल करके शिखर गुलाटी मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों को एक नजर से देखने लगा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अब डायरेक्टर मेहता, अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्टेस्ट सेंटर के इस प्रोग्राम को होस्ट करता रहूं तो मैं डॉलर के बारे में जरूर ही बात करूंगा, न सिर्फ इस एपिसोड में बल्कि आगे आने वाले हर एपिसोड में। और हाँ, साथ ही साथ मैं आप सबको यह भी बताना चाहूंगा कि इस कॉन्टेस्ट का विनर सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही होगा। और इस बात को आप लोग माने या न माने, पर देखिएगा सच यही होगा। पार्थ गुप्ता को घूर कर देखते हुए शिखर गुलाटी ने बहुत ही शांत ढंग से चेतन मेहता से अपने मन की बात कह दी। शिखर गुलाटी की बात सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग शिखर गुलाटी को इस तरह से देखने लगे जैसे शिखर गुलाटी रिपोर्टर नहीं बल्कि कोई पागल इंसान हो। लेकिन फिर उसका कॉन्फिडेंस देखकर चाहते हुए भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी उसकी बात से डिसएग्री करे। यहां तक कि डायरेक्टर मेहता भी शिखर की बात को डिनाई नहीं कर पाया और इवेंचुअली उसे भी शिखर गुलाटी की बात माननी पड़ी। भले ही कॉन्टेस्ट सेंटर अभी बस एक नया नया प्रोग्राम था,
पर उसे प्रोड्यूस करने वाली मीडिया कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थी। उस पर से उस प्रोग्राम को होस्ट करने वाला इंसान शिखर गुलाटी था, जिसकी इमेज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। अब इतनी सारी एडवांटेजेस के बाद इस प्रोग्राम की रेटिंग तो अच्छी आनी ही थी, और इसीलिए ये प्रोग्राम इतना ज्यादा पॉपुलर भी था। और इस अचीवमेंट के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ था, वो सिर्फ और सिर्फ शिखर गुलाटी था। अगर शिखर गुलाटी ने इस प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ दिया तो चांसेस थे कि इस प्रोग्राम की रेटिंग काफी ज्यादा गिर जाए, और यही वजह थी कि न चाहते हुए भी चेतन मेहता को शिखर गुलाटी की बात माननी ही पड़ी। हालांकि ये बात और थी कि शिखर गुलाटी के आज के टेलीकास्ट के बाद पूरे टाइटन में हलचल मच गई। शिखर गुलाटी ने अपने प्रोग्राम में डॉलर की करंट सिचुएशन को इंट्रोड्यूस और एनालाइज करके सबके सामने ये प्रिडिक्ट किया कि इस साल का फाइनल चैंपियन डॉलर ही बनेगा। इनफैक्ट प्रिडिक्शन से ज्यादा शिखर गुलाटी ने लिटरली इस बात का दावा ही कर दिया था। पर शिखर गुलाटी का यह स्टेटमेंट कई लोगों को पसंद नहीं आया, और एज अ रिजल्ट शिखर गुलाटी के प्रोग्राम के नीचे ढेरों कमेंट्स आना शुरू हो गए, जो कुछ इस तरह के थे। शिखर गुलाटी पूरी तरह से पागल है, उससे कहो कि पहले वो ठीक तरह से डॉलर की परफॉर्मेंस देखे और फिर बात करे। ऐसे कैसे डॉलर जीत सकता है? अरे हम जानते हैं डॉलर के वीडियोस की वजह से तुम फेमस हुए हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हें डॉलर की चापलूसी करने की जरूरत है। व्हाट रबिश! अगर डॉलर इस कॉन्टेस्ट का चैंपियन बना तो मैं कुत्ते की थाली में खाना खाते हुए अपना लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि डॉलर ही जीतेगा तो फिर तुमने वरदान सिंह राठौर को क्या समझ के रखा है? शिखर गुलाटी वाकई में पागल हो गया भाइयों। देखना टॉप 10 में जाने से पहले ही डॉलर का सामना वरदान सिंह राठौर से हो जाएगा, और अगर उसी में वो जिंदा बच गया तो वही सबसे बड़ी बात होगी। और ये जीतने की बात जो कर रहा है ना, ये अच्छा मजाक है। मेरा कबीर मदान उसे कभी जीतने नहीं देगा। ओए, मेरा समर प्रताप उसे कभी जीतने नहीं देगा। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। भले ही मैं डॉलर को पसंद करता हूं, पर इस बात को मैं भी मानता हूं कि उसने अभी तक इस कॉन्टेस्ट में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। अरे शिखर गुलाटी, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो या? हाँ? मैं भी डॉलर का बहुत बड़ा फैन हूं, पर मेरे लिए भी ये सब डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई, तुम अपने आप को डॉलर का फैन बुलाते हो? हाँ? अगर डॉलर का फैन होकर तुम उसे ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज जाकर किसी और के फैन बन जाओ। वरदान सिंह राठौर के मुकाबले डॉलर कुछ नहीं है। वरदान सिंह राठौर ही जीतेगा। ए, डॉलर हमारा एंजल है, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगी। कॉन्टेस्ट सेंटर और शिखर गुलाटी दोनों को ही झोली भर भर कर क्रिटिसिज्म मिल रहे थे। शिखर गुलाटी के कलीग्स भी बातों बातों में शिखर गुलाटी को ताना मारकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। डॉलर के कुछ हार्डकोर फैंस के अलावा शिखर गुलाटी के वीडियो के नीचे सभी कमेंट्स नेगेटिव ही थे। इनफैक्ट डॉलर के बहुत से फैंस का भी यह मानना था कि शिखर गुलाटी की रिपोर्ट ओवर द टॉप थी, और इसीलिए उन्होंने डॉलर को सपोर्ट करने की हिम्मत भी नहीं की। शिखर, आई एम सो सॉरी, तुम्हारे साथ वाकई में बहुत गलत हुआ। ये कहते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद चेतन मेहता के फेस की स्माइल रुक ही नहीं रही थी। उसकी वजह यह भी थी कि भले ही कॉन्टेस्ट सेंटर और शिखर गुलाटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, पर शिखर गुलाटी की रिपोर्ट की वजह से उस शो की रेटिंग अच्छी खासी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गया था। दूसरे कंटेस्टेंट्स के बहुत से फैंस ने अपने अपने कमेंट्स से कॉन्टेस्ट सेंटर की रिपोर्ट में बाढ़ सी ला दी थी। खास करके उन फैंस ने जो वरदान सिंह राठौर को सपोर्ट कर रहे थे, वो इंसान जो इस बार कॉन्टेस्ट का डार्क हॉर्स साबित हुआ था और चोजन बनने से पहले जिसका सामना डॉलर से जरूर होगा। बस यही वजह थी कि शिखर गुलाटी ने जो कुछ किया उससे चेतन मेहता काफी खुश था। क्या फर्क पड़ता है कि लोग डॉलर और शिखर गुलाटी को सपोर्ट कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? एज लॉन्ग एज चेतन को अपने शो की अच्छी रेटिंग्स मिल रही थी, इसलिए चेतन मेहता को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर चेतन मेहता के ऑपोजिट पार्थ गुप्ता बहुत ज्यादा अपसेट था, और वो ऑब्वियस भी था। आफ्टर ऑल उसे क्या पता था कि शिखर गुलाटी अपने प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा भी कुछ करेगा। मैंने तो बस अपना काम किया है। इनफैक्ट मेरे इस अचीवमेंट में आपका बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए।
चेतन मेहता को खुश करता हुआ शेखर गुलाटी बहुत ही मॉडेस्टी के साथ उसे जवाब देता है। शिखर, तुम ऐसे ही अपने शो में डॉलर के बारे में बात करते रहो। इनफैक्ट जितना हो सके उसे उतना ज्यादा स्ट्रांग बताओ। अगर सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही चलता रहा तो आगे चलकर हमारी रेटिंग्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं और हमारे सभी रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। शेखर गुलाटी से अपनी तारीफ सुनकर चेतन मेहता और ज्यादा खुश हो गया और वो खुशी खुशी शेखर के कंधे थपथपाते हुए उससे कहता है, आप चिंता ना कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूं। भले ही चेतन मेहता के हिसाब से ये सब रेटिंग बढ़ाने के लिए शिखर गुलाटी की स्ट्रैटेजी थी, पर सच ये था कि शिखर गुलाटी का बिलीफ था कि डॉलर ये कॉन्टेस्ट जरूर जीतेगा। हालांकि ये बात और थी कि बाकी सबको ऐसा नहीं लग रहा था और यही वजह थी कि सभी शिखर गुलाटी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। पर फॉर्चुनेटली शिखर गुलाटी के शो की रेटिंग्स अच्छी थी, इसीलिए बाकी सबका मुंह बंद हो गया था। एक जर्नलिस्ट के लिए कभी कभी क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा बुरा भी नहीं होता है। शिखर गुलाटी से तारीफ सुनने के बाद चेतन मेहता वहां से चला गया और कॉन्फ्रेंस रूम में अब बस शेखर गुलाटी और पार्थ गुप्ता ही बचे थे। तुम 4 दिन के फेम के लिए फैक्ट्स को इग्नोर कर रहे हो। अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम भले अभी बहुत पॉपुलर हो जाओ, लेकिन आगे चलकर तुम इस प्रोग्राम की रेप्यूटेशन को जरूर ही बर्बाद कर दोगे। तुम्हें क्या लगता है उसके बाद फ्यूचर में कोई स्टेशन तुम्हें हायर करेगा? चेतन की तारीफ पाकर ज्यादा खुश मत हो। अभी वो तुम्हारी तारीफ सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके शो की रेटिंग्स अच्छी जा रही हैं। जब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उसके सभी शो बर्बाद हो जाएंगे, तब तुम्हें क्या लगता है कि वो तब तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? चेतन मेहता के जाने के बाद पार्थ गुप्ता अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशंस के उससे कहता है, लेकिन शिखर गुलाटी भी इस बात को अच्छे से समझता था। जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तब किसी को तो उसका ब्लेम अपने ऊपर लेना होता है, और इस केस में शेखर गुलाटी जानता था कि वो किसी शेखर गुलाटी खुद होगा। शेखर बेवकूफ नहीं था। वो इतनी सी बात को न समझ पाए कि चेतन उसे सिर्फ इसीलिए ऑन बोर्ड रखना चाहता है क्योंकि इस समय शिखर गुलाटी की वजह से चेतन मेहता के शो की रेटिंग्स बढ़ रही हैं। इतने साल तक इस इंडस्ट्री में रहने के बाद शिखर गुलाटी इतना तो इस इंडस्ट्री को पहचान ही चुका था, पर शिखर गुलाटी इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकता था कि पार्थ गुप्ता भी जो बात कर रहा था वो भी अपनी जगह पर सही था। और जैसा कि चेतन मेहता ने अभी अभी कहा, अगर वाकई में आगे जाकर ये शो बर्बाद हो गया तब न सिर्फ शिखर गुलाटी का करियर बर्बाद हो जाएगा, बल्कि वो लोगों तक फिर कभी डॉलर की बातें नहीं पहुंचा पाएगा। अगर डॉलर वाकई में जीत गया तो? शिखर गुलाटी मुस्कुराकर पार्थ गुप्ता को देखते हुए कहता है, और उसका सवाल सुनकर पार्थ गुप्ता कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अगर जैसा शिखर गुलाटी ने कहा था वाकई में डॉलर जीत गया, तब तो कॉन्टेस्ट सेंटर वाकई में सबसे फेमस प्रोग्राम बन जाएगा और बच्चे बच्चे की जुबान पर शिखर गुलाटी का नाम होगा। और चेतन मेहता, वो तो शिखर गुलाटी को किसी भगवान की तरह ही ट्रीट करेगा। ये सब सोचकर पार्थ गुप्ता इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। पर ऑफ कोर्स वो शिखर गुलाटी के सामने अपनी नर्वसनेस दिखा नहीं सकता था। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, देखते रहो। शिखर गुलाटी की बात का मजाक बनाते हुए पार्थ गुप्ता उससे कहता है, इस बात को तो कोई भी बच्चा बता सकता था कि डॉलर के अंदर वो क्वालिटीज हैं ही नहीं जो उसे विनर बना सके। इस समय वो एक बहुत ही एवरेज परफॉर्मर था, जो विनर तो क्या, अगर टॉप 10 में भी आ जाए तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और यहां शिखर गुलाटी उसके विनर होने की बात कर रहा था। नर्वस होने के बावजूद पार्थ गुप्ता इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तुम इस बात को मानो या न मानो, पर मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि इस बार का चैंपियन तो डॉलर ही बनेगा, और ये तुम भी देखोगे। इतना कहकर शिखर गुलाटी वहां से उठकर चला गया और पार्थ गुप्ता वहीं बैठकर उसे जाते हुए देखता रहा। इडियट, बहुत घमंडी है, बहुत ज्यादा। पर जब ये मुंह के बल गिरेगा ना, तब मैं देखूंगा कि इसका घमंड कहां जाता है। शिखर गुलाटी को जाता हुआ देखकर पार्थ गुप्ता मन ही मन सोचता है। सच पूछो तो पार्थ गुप्ता से उस दिन तक का इंतजार नहीं हो रहा था जब शिखर गुलाटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन दिनों कंपटीशन की प्रिपरेशन की वजह से वीर न तो पोलर नाइट पर जा रहा था
और ना ही सभी ऑर्गेनाइजेशंस की कंबाइंड ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसीलिए उसे कॉन्टेस्ट सेंटर पर चल रहे डिबेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस समय भी वो ऋषभ बजाज के विला में कबीर मदान के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, ये जाने बगैर कि इंटरनेट पर उसके यानी कि डॉलर को लेकर किस लेवल का डिबेट चल रहा था। इस तरफ भले ही कबीर मदान का सामना अब तक वरदान सिंह राठौर से नहीं हुआ था, पर कबीर जानता था कि टॉप 10 में आने के बाद इवेंचुअली उसका सामना वरदान सिंह राठौर से तो हो ही जाएगा, और वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए इस समय कबीर अपना ज्यादा से ज्यादा समय वीर के साथ प्रैक्टिस करते हुए बिता रहा था। आफ्टर ऑल वो नहीं चाहता था कि उसका हाल भी ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन जैसा हो जाए। पर यह बात सिर्फ वीर ही जानता था कि कबीर का सामना वरदान सिंह राठौर से होगा ही नहीं, क्योंकि कबीर के टॉप 10 में आने से पहले ही वीर खुद वरदान सिंह राठौर को एलिमिनेट कर देगा। अब जब वरदान सिंह राठौर टॉप 10 में जाएगा ही नहीं, तो फिर उसका सामना कबीर से किस तरह से होगा। पर इसका मतलब यह भी नहीं था कि वीर कबीर को अंडरस्टिमेट कर दे, और वैसे भी कबीर जैसा तेज पार्टनर बहुत ही प्रेशियस होता है, और वीर की किस्मत अच्छी थी कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए इतना अच्छा पार्टनर मिल गया। इसीलिए वीर कबीर की मदद करने के लिए रेडी था। वैसे भी कबीर की मदद से ज्यादा वीर खुद की प्रैक्टिस कर रहा था। 2 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली कबीर ने मैच के नेक्स्ट राउंड के शुरू होने से पहले ही वीर को जाने की इजाजत दे दी। वीर अच्छे से जानता था कि उसका ओपोनेंट कौन था, और इसीलिए वो थोड़ा सा भी नहीं घबरा रहा था। उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था कि वो मैच को जीतने के लिए फोकस करने के बजाय मैच के दौरान अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करेगा और अपने ओपोनेंट से थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करेगा। आखिर वो सभी अलग अलग शेल्टर्स के चैंपियंस थे, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर मिलती थी जब उन चैंपियन से 1-on-1 लड़ने का मौका मिले। वीर ने आज तक इस तरह के मैच एक्सपीरियंस नहीं किए थे, और अब जब उसे इस तरह के मैचेस से कुछ एक्सपीरियंसेस हासिल करने का मौका मिल रहा था, तो वीर उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता था। वीर ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि कॉन्टेस्ट में ब्लेड स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल वो केवल अपनी ब्लेड स्टॉर्म सीरीज की तलवार यूज करते समय करेगा, और वो भी तब जब उसका सामना अपने ओपोनेंट से होगा। लेकिन अगर वीर की जगह किसी और ने ऐसा करने की हिम्मत भी की होती, तो वो इंसान बहुत ही बुरी मौत मारा जाता। पर वीर ऑलरेडी अपने सेक्रेड ब्लड कवच में होगा, इसीलिए शायद ही ऐसा कोई अटैक होगा जो उसके लिए घातक होगा, और यही वजह थी कि वीर कॉन्टेस्ट के दौरान ही अपनी प्रैक्टिस आसानी से कर सकता था। और रही बात उसके म्यूटेंट गोल्डन रंग की मछली की डेविल सोल से बने भाले की, तो वीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिना अच्छी भाले चलाने की स्किल्स के इन चैंपियंस के सामने ये हथियार बेकार थे। लगातार अलग अलग स्टाइल के ओपोनेंट्स के साथ लड़ने के बाद वीर की प्रोग्रेस बहुत ही कमाल की हो गई थी। साथ ही साथ उसकी ब्लेड स्टॉर्म की टेक्निक भी और ज्यादा बेहतर हो गई थी। एज लॉन्ग एज उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो, तब तक वो बस अपनी ब्लेड स्टॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करके ही आसानी से उनका सामना कर सकता था। लेकिन लास्ट में उसे जीत दिलाने में उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ अपने खतरनाक सेक्रेड ब्लड एलियन के डेविल सोल की वजह ने की थी। इस तरह से लोगों के लिए वीर यानी कि डॉलर के मैचेस देखना काफी असहनीय हो रहा था। वो हमेशा ही बहुत ही नैरो मार्जिन से जीतता था, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि जब वो करीब करीब हारने वाला भी होता था। और इसके अलावा 2 मैचेस ऐसे भी थे जहां डॉलर के ओपोनेंट्स अपने लास्ट राउंड में होने वाले मैच में पहले से ही इतनी बुरी तरह से जख्मी थे कि डॉलर को उन्हें हराने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। यही वजह थी कि सभी को ऐसा लगता था कि डॉलर की ये जीत सिर्फ उसकी अच्छी किस्मत की वजह से है। डॉलर के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स लगातार बढ़ती जा रही थी, और उस पर से कॉन्टेस्ट सेंटर में शिखर गुलाटी के मुंह से डॉलर की लगातार तारीफ आग को हवा देने का काम कर रही थी। शिखर गुलाटी अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ था कि पूरे टाइटन ग्रह पर डॉलर का मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है, और सब कुछ डॉलर के कंट्रोल में ही है, और लास्ट में असल विनर डॉलर ही निकलेगा। अभी जो लोग डॉलर को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लास्ट में वही लोग उसकी तारीफ करेंगे। ऑफ कोर्स डॉलर को लेकर शिखर गुलाटी के इस क्लेम ने
कई लोगों की नफरत को शिखर गुलाटी और कॉन्टेस्ट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर दिया था। पर एक बात थी जिससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता था, और वो ये कि भले ही डॉलर के मैचेस देखने में मजेदार नहीं थे, पर यह भी सच था कि डॉलर ने अभी तक कोई भी मैच हारा नहीं था। और कहीं ना कहीं ये बात शिखर गुलाटी के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद डॉलर को लेकर लोगों के क्रिटिसिज्म कम नहीं हुए, और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे डॉलर को लेकर क्रिटिसिज्म और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। खासकर जो लोग वरदान सिंह राठौर को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्हें शिखर गुलाटी की हर बात से प्रॉब्लम थी, और वो लोग हर दिन शिखर गुलाटी की हर बात पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ वरदान सिंह राठौर का रिकॉर्ड अभी भी कमाल का था। लगातार 2 राउंड्स में उसने अपने ओपोनेंट्स को एक ही वार में खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से उसके कई ओपोनेंट्स ने उसके अगेंस्ट मैच खेलने से पहले ही क्विट कर दिया था। जब लगातार 3 राउंड तक ऐसा ही चलता रहा, तब तो वरदान सिंह राठौर का फेम उसके पीक पर पहुंच चुका था। बहुत से रिपोर्टर्स उसके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख रहे थे, और कई रिपोर्टर्स ने तो यहां तक प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस साल का फाइनल चैंपियन वरदान सिंह राठौर बनेगा। यहां तक कि वरदान सिंह राठौर ने कबीर मदान और समर प्रताप की लाइमलाइट भी चुरा ली थी। और रही बात कॉन्टेस्ट सेंटर, शिखर गुलाटी और डॉलर की, तो वो सभी प्रेस की दुनिया में बहुत बड़ा मजाक बन गए थे। और आयरॉनिकली डॉलर जीतेगा इस साल का सबसे पॉपुलर स्पूफ बन गया था। उसी समय कुछ लोगों को यह पता चला कि किसी एक के चोजन बनने से पहले वरदान सिंह राठौर और डॉलर का एक बार आमना सामना जरूर होगा, और उन्होंने इस बात को पोलर नाइट और ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर ही डाल दिया। और जैसे ही ये आर्टिकल दोनों जगह पर पोस्ट हुए, हीटेड डिस्कशन का एक नया राउंड शुरू हो गया, जो कुछ ऐसा था। मैं तो हर दिन दिल से यही दुआ करता हूं कि वरदान राठौर से मिलने से पहले डॉलर अपने हर मैच में जीत हासिल करे, क्योंकि तभी वरदान राठौर को डॉलर सबक सिखा पाएगा और लोगों को पता चलेगा कि असल चैंपियन कौन है। क्या बात बोली है, एकदम अग्री करता हूं तुम्हारी बात से। गॉड ब्लेस डॉलर, ब्लेस यू डॉलर, डॉलर सबसे अच्छा है, ब्लेस यू डॉलर एक नया ही हैशटैग बनकर कॉन्टेस्ट से रिलेटेड हर प्रोग्राम पर पोस्ट होने वाले कमेंट्स में नजर आना शुरू हो गया। जब भी कॉन्टेस्ट से रिलेटेड कोई नया वीडियो या आर्टिकल पोस्ट होता, स्क्रीन पर सिर्फ एक ही हैशटैग नजर आता था, और वो था ब्लेस डॉलर। फाइनली वीर को भी इसके बारे में पता चल ही गया, पर फिर भी उसने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इनफैक्ट उसे तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसने कभी भी वरदान सिंह राठौर को खुद के बराबर नहीं समझा। वीर के हिसाब से वरदान राठौर के कबीर से जीतने के चांसेस 30% से भी कम के थे, और अगर वरदान का सामना समर प्रताप से हो गया तब तो उसके जीतने के कोई चांसेस थे ही नहीं। अगर वीर को वाकई में किसी ओपोनेंट की चिंता थी तो वो था समर प्रताप। इन दिनों वीर ने कई सारे मैचेस देखे थे, और उसे कई सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिनमें से वीर के अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक ओपोनेंट समर प्रताप ही था। वीर ये बात पहले मैच में ही समझ गया था कि समर प्रताप के अंदर कुछ तो ऐसा था जो बाकी कंटेस्टेंट्स में बिल्कुल नहीं था, पर वो क्या था ये वीर को समझ नहीं आ रहा था। पर उससे भी ज्यादा वीर को इस बात की चिंता थी कि कहीं अगर फाइनल में वीर का सामना समर प्रताप से हो गया तो वीर उसका सामना किस तरह से करेगा। क्या वो समर प्रताप को हरा पाएगा या फिर खुद हार जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शूरवीर। समर प्रताप पहले ही मैच से बहुत ही अलग तरीके से जीत रहा था। हमेशा ही उसका ओपोनेंट बहुत ही नैरो मार्जिन से हार रहा था, और यही एक बात वीर को परेशान कर रही थी। ये शांत और अच्छा दिखने वाला आदमी वीर को बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। समर प्रताप का हर एक मूव बहुत ही नेचुरल था, पर उसकी रिदम बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वीर का प्री जजमेंट आमतौर पर काफी अच्छा रहा है, पर फिर भी इस बार वो समर प्रताप के रिदम को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, और यही एक बात वीर को बहुत ज्यादा डरा रही थी।
यही वजह थी कि वीर समर प्रताप के हर मैच को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा था, और जैसा कि पिछले सभी मैचेस में हुआ था, उन मैचेस में भी समर हमेशा ही बहुत ही कम मार्जिन से जीता था। समर प्रताप के करीब करीब सभी ओपोनेंट्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया था, पर फिर भी वो सब के सब हार गए थे। कैसे? ये चीज इतनी ज्यादा अजीब थी कि वीर को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो गया था। क्या ऐसा कुछ है जो मेरी आंखों के सामने है और फिर भी मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं? इससे जीतना आसान नहीं होगा वीर। समर प्रताप का आज का मैच देखकर वीर मन ही मन सोच रहा था। वीर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि समर प्रताप के कंपैरिजन में उसकी टेक्निक्स और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लकीली वीर का समर प्रताप से आमना सामना टॉप 10 से पहले नहीं हुआ, नहीं तो वीर भी श्योर नहीं था कि वो चोजन बन भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ कबीर अभी भी क्लोज कॉम्बैट में वीर के अटैक्स को अवॉइड करने की प्रैक्टिस कर रहा था। लगातार प्रैक्टिस के बावजूद कबीर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया था, लेकिन फिर भी समर प्रताप का कहना था कि अगर कबीर और वरदान का आमना सामना हो भी गया तब भी कबीर के लिए वरदान कोई खास खतरा साबित नहीं होगा। और समर प्रताप का यह स्टेटमेंट के वीर के जजमेंट और वरदान को असैसिनेशन के आर्ट का एसेंस नहीं पता है, इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता था। इसीलिए वीर और समर दोनों ही इस बात के लिए श्योर थे कि वरदान का कबीर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और शायद ब्लेस्ड डॉलर नाम का फ्रेज अपना असर दिखाने लगा और अगले कुछ राउंड्स में वीर के ओपोनेंट्स अपने आप पिछले राउंड्स में ही या तो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी थे या उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट डेविल सोल गंवा दी थी। कुछ का तो मैच से पहले ही एक्सीडेंट भी हो गया था और इसीलिए वीर को उन्हें हराकर ऊपर बढ़ने में कोई खास मेहनत नहीं लगी। खुद वीर को भी यह बात काफी ज्यादा इनक्रेडिबल लग रही थी। अब तो वरदान सिंह राठौर के फैंस ने डॉलर को एक नया निकनेम दे दिया था, जो था लकी डी, जो कि इतना फेमस हो गया था कि डॉलर की रियल स्किल्स की कमी को टॉन्ट करने लगा था। ऐसे ही एक दिन मैच के अंत में जब वीर अपना मैच खत्म करके स्टेज से नीचे उतरा तो उसकी नजर वरदान सिंह राठौर पर पड़ी, जिसका मैच अभी अभी खत्म हुआ था। क्योंकि उन दोनों के ही स्टेजेस बहुत ही करीब थे, इसीलिए समर प्रताप की नजर भी डॉलर बने वीर पर पड़ गई और सरप्राइजिंगली डॉलर को देखने के बाद वहां से जाने के बजाय समर प्रताप ने डॉलर के पास जाना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद कई लोगों ने इस सीन को नोटिस किया और चाहकर भी वो लोग सरप्राइज हुए बगैर रह नहीं पाए। आखिर समर प्रताप पिछले साल का रनर अप रहा था। भले इस साल उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं रही, पर फिर भी वो सबका फेवरेट तो था ही। इसके अलावा मैच में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर डॉलर भी इधर कुछ समय से बहुत ज्यादा चर्चा में था। इसीलिए जाहिर था कि ऐसे में इन दोनों का इस तरह से आमने सामने आना कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। हमेशा ही तुमसे मिलकर हेलो कहना चाहता था, पर कभी मौका मिला नहीं। डॉलर बने वीर के पास पहुंचकर समर प्रताप मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, सेम हियर। डॉलर भी समर प्रताप से हाथ मिलाते हुए कहता है, तो फिर फाइनल्स में मिलते हैं। डॉलर के एटीट्यूड से सेटिस्फाइड नजर आता समर प्रताप स्माइल करते हुए कहकर वहां से चला गया। समर प्रताप खुद तो वहां से चला गया था, पर उसकी इस हरकत और बातों की वजह से कई लोग ऐसे हैरान हो गए थे जैसे उन्होंने 12.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देख लिया हो। पर यह 12.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सिर्फ वहां स्टैंड्स में मौजूद ऑडियंस के लिए ही नहीं था, बल्कि प्रेस के लिए भी था। आफ्टर ऑल न्यूज ही इतनी बड़ी थी कि किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। समर प्रताप ने किसी से फाइनल्स में मिलने के लिए कहा और वो इंसान वरदान सिंह राठौर नहीं बल्कि डॉलर था, जिसे एक इम्पोस्टर के रूप में जाना जाता था। बहुत से रिपोर्टर्स ने पोलर नाइट और ऑर्गेनाइजेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में रिपोर्ट किया था। खास करके कॉन्टेस्ट सेंटर में शिखर गुलाटी तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसने इस बात को हर एंगल से एनालाइज किया था। अंत में वो एक ही कंक्लूजन पर आया था कि डॉलर सिंपली बहुत ग्रेट है। पर ऑब्वियसली सभी मेजर रिपोर्टर्स और फैंस ने शिखर की इस एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया था। उनके हिसाब से समर प्रताप
वीर की तरफ इतना हम्बल बनकर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता था, और वो इसीलिए क्योंकि वरदान सिंह राठौर की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से अब समर प्रताप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा। क्या बकवास है ये समर प्रताप पिछले साल रनर अप रहा है, फिर भी उसे लोगों की पहचान नहीं है। तभी तो वो बस एक रनर अप बनकर ही रह गया है। उसे रनर अप बने ही रहने दो और इस बार मेरे वरदान सिंह राठौर से हारने दो। रनर अप बने रहने दो मतलब तुम उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। अगर वो टॉप 10 में भी आ जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। दरअसल समर और डॉलर दोनों ही बस ऐसे दो कमजोर लड़के हैं जिन्हें खुद के लिए और एक दूसरे के लिए बुरा लग रहा होगा। समर प्रताप को हराने से पहले वरदान सिंह राठौर कुछ ही सेकंड्स में डॉलर को हरा देगा और इसी से उन दोनों को पता चल जाएगा कि असल में किंग कौन है। व्हाट द हेल, अगर समर का फिनाले में किसी से सामना होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ वरदान सिंह राठौर होना चाहिए। अगर वरदान ना भी हो तो कम से कम कबीर मदान से ही हो जाए, राइट? ये लकी डी कहां से इसके लायक है? इंटरनेट पर हर तरफ बस इसी बात की चर्चा थी। हालांकि ये बात और थी कि समर प्रताप और वीर, वो दो इंसान जिनकी वजह से ये पूरी हलचल मची थी, उन्हें इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। जहां एक इंसान कबीर मदान और ऋषभ बजाज के साथ चाय की चुस्कियां एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरा इंसान इस समय टेलीपोर्टेशन स्टेशन के जिम में गैम्बलर की ट्रिक की प्रैक्टिस कर रहा था। जिस समय वीर कबीर के साथ प्रैक्टिस पर नहीं होता, उतने समय में वो जिम में गैम्बलर की ट्रिक्स की प्रैक्टिस करता था। पर लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी वीर अभी तक लेवल 4 को पार नहीं कर पाया था। हमेशा एक या दो छोटी छोटी मिस्टेक्स के साथ उसकी लेवल 4 पार होने से रह जाती थी। वीर जानता था कि वो अपने फिजिक और रिफ्लेक्सेस दोनों ही में अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। अगर उसके जीन पॉइंट्स में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया तो उसके लिए आगे बढ़ पाना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए वीर ने गैम्बलर की ट्रिक से कुछ समय तक ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। एटलीस्ट जब तक उसके जीन पॉइंट्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो जाता तब तक। इसके बाद वीर ने 2 खंजर उठाए और अपने दोनों हाथों से स्लीव ब्लेड की प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगा। भले ही अभी तक उसमें वो गैम्बलर जितना अच्छा नहीं बन पाया था, पर फिर भी वो अपनी स्लीव से खंजर निकालकर उन्हें स्किलफुली उसमें वापस तो रख सकता था और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चल पाता था। यहां तक कि कड़ी से कड़ी नजर रखने वाला इंसान भी शायद ही उसके हाथों को मूव करता हुआ देख सकता था। पर अभी तो ये बस स्लीव ब्लेड की शुरुआत ही थी। अपने खंजर को वापस लेते समय वीर के हाथ अभी भी हल्के से कांपते थे, जबकि गैम्बलर के हाथ परफेक्टली स्टिल रहते थे और खंजर को वापस लेते समय वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्म और पाम मसल्स का इस्तेमाल करता था। वीर तो कहीं से भी अभी गैम्बलर के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। इसकी वजह से वीर को इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि स्लीव ब्लेड में माहिर होने के लिए पहले उसे गैम्बलर की ट्रिक की सभी लेवल्स को पार करना होगा, तभी तो स्लीव ब्लेड में माहिर हो पाएगा वो। कल का मैच जीतने के बाद मुझे वरदान सिंह राठौर से लड़ना होगा। अगर मैं उसको हरा दूंगा तो मैं एक चोजन कहलाने लगूंगा और फिर रैंकिंग राउंड में एंटर करने के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा और फिर मेरा सामना समर प्रताप से होगा। इसी का तो मुझे बेसब्री से इंतजार है। खंजर को वापस रखने के बाद वीर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए अब तक एक्सपीरियंस किए हुए सभी मैचेस के बारे में सोच रहा था। अगले दिन वीर को बहुत ही आसान जीत हासिल हुई। उसका ओपोनेंट अभी भी पिछले राउंड में मिली अपनी गहरी इंजरी से अभी तक रिकवर नहीं हुआ था और इसीलिए वो उस मैच के लिए आया ही नहीं, और इसी तरह से वीर यानी कि डॉलर को एक बार फिर से जीत हासिल हो गई। मैच में ऑटोमेटिकली जीत हासिल करने के बाद वीर स्टेज से नीचे उतरकर समर प्रताप का मैच देखने जा रहा था जब अचानक से किसी ने उसे बीच में ही रोक लिया। उम्मीद करता हूं कि कल तुम्हारे अंदर इतने गट्स हों कि तुम मेरे सामने आकर खड़े हो सको, क्योंकि कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बिकॉज कल तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। वीर को रोकने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वरदान सिंह राठौर था, जो अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर से कहता है और वीर के रिप्लाई का इंतजार करे या उसे देखे बगैर ऐसे निकल जाता है जैसे कि अभी अभी उसने वीर से बात की ही ना हो। ऑलमोस्ट जिसने भी इस सीन को देखा वो हैरान हुए बगैर रह नहीं सका और वरदान सिंह राठौर के शब्दों ने एक बार फिर से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। बेसिकली
सभी यही गेस कर रहे थे कि अगले दिन डॉलर स्टेज पर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इनफैक्ट कई लोगों ने तो यहां तक प्रिडिक्ट कर दिया था कि डॉलर इवेंचुअली इस कॉन्टेस्ट से क्विट कर लेगा, क्योंकि दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर था। जहां एक की परफॉर्मेंस हर मैच में आउटस्टैंडिंग रही थी, वहीं दूसरे ने अभी तक किसी भी मैच में कोई खास कमाल नहीं दिखाया था। जहां एक ने कई सारे सेलिब्रिटी राइवल्स को मार गिराया था, जिसमें ड्रैगन स्वॉर्ड्समैन का नाम भी शामिल था, वहीं दूसरा अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने लक की वजह से अभी तक इस कंपटीशन में टिका हुआ था। अब डॉलर और वरदान सिंह राठौर के बीच की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी और किसकी होगी हार, ये देखना और सुनना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो सुनते रहिए शूरवीर। इस समय अगर कोई इंसान डॉलर की जीत के फेवर में था तो वो सिर्फ और सिर्फ शिखर गुलाटी था, जो अभी भी डॉलर की जीत का प्रिडिक्शन किए जा रहा था। वरना बाकी सभी रिपोर्टर्स ने तो यही मान लिया था कि इस कंपटीशन में डॉलर या तो हारेगा या फिर मरेगा। वरदान सिंह राठौर और डॉलर के मैच के दिन सभी शेल्टर्स के मार्शल रिंग्स खचाखच भरे हुए थे। सभी लोग अपने अपने बेस के सीक्रेट स्टेज के थ्रू मैच देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये इस साल के कॉन्टेस्ट में होने वाले मैचेस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल लड़ाई थी, जिसे लोग किंग और इम्पोस्टर के बीच की लड़ाई कह रहे थे। ऑलमोस्ट पूरा टाइटन इस मैच को देखने के लिए आया हुआ था। इनफैक्ट इतने सारे लोग तो पिछले साल फिनाले मैच भी देखने नहीं आए थे, जितने आज वरदान सिंह राठौर और डॉलर के बीच के इस मैच को देखने के लिए आए थे। कहीं ना कहीं इस मैच की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट शिखर गुलाटी और कॉन्टेस्ट सेंटर को भी जाता था। अगर उनके थ्रू डॉलर को इतनी ज्यादा हाइप नहीं मिलती तो शायद किसी का ध्यान भी डॉलर की तरफ नहीं जाता और लोग शायद इस कॉन्टेस्ट में डॉलर का नाम भूल भी जाते। आर्टिकल्स लिखने वाले बहुत से रिपोर्टर्स मैच से पहले वरदान और डॉलर का इंटरव्यू लेना चाहते थे। भले ही उनके पास इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का कोई साधन नहीं था, पर उनके शब्द ही इस कहानी को और ज्यादा चटपटी बनाने के लिए काफी थे। पर अनफॉर्चुनेटली न तो वरदान और न ही डॉलर उन लोगों को वहां पर नजर आ रहे थे, पर हां उन्हें कबीर मदान और समर प्रताप जरूर दिख रहे थे, क्योंकि उन दोनों के खुद के मैचेस शुरू होने में अभी अच्छा खासा समय था। इसीलिए ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि वो दोनों ही डॉलर और वरदान सिंह राठौर के बीच की लड़ाई को देखने के लिए आए हुए थे। कबीर और समर को वहां पर देखते ही सभी रिपोर्टर्स तेजी से उनकी तरफ जाकर उन्हें घेर कर खड़े हो गए और एक के बाद एक उन लोगों से सवाल करना शुरू कर दिया। समर प्रताप, मैं कॉन्टेस्ट सेंटर से हूं, आपको क्या लगता है कि यह लड़ाई कौन जीतेगा? समर प्रताप, मैं भी कॉन्टेस्ट सेंटर से ही हूं। आपने कहा था कि आप डॉलर से फिनाले में मुलाकात करेंगे, क्या अभी भी आपको आपकी बातों पर पूरा विश्वास है? अच्छा समर प्रताप, इधर इधर देखिए, क्या आप और डॉलर पहले से एक दूसरे को जानते हैं? अगर नहीं तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप डॉलर को फाइनल्स में मिलेंगे? आई थिंक मैं पहले ही यह बात कह चुका हूं कि मैं उसे फाइनल में देखूंगा, रिमेंबर? रिपोर्टर्स के लगातार सवाल के जवाब में समर प्रताप ने मुस्कुराते हुए बस यही एक जवाब दिया, और इससे पहले कि रिपोर्टर्स उससे कोई और सवाल पूछ पाते वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। समर प्रताप के वहां से जाने के बाद रिपोर्टर्स ने तुरंत ही कबीर मदान को घेर लिया, जो समर प्रताप के ठीक पीछे खड़ा था, और उससे डॉलर और वरदान सिंह राठौर की लड़ाई से रिलेटेड हर तरह के सवाल पूछे जाने लगे। भाई कोई भी जीते और कोई भी हारे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर तो मैं ही आऊंगा। कबीर मदान ने बहुत ही ग्रेसफुली पर अपनी आवाज में प्राइड के साथ उन रिपोर्टर्स को जवाब दिया, और उसका जवाब सुनकर रिपोर्टर्स थोड़ा सा शॉक्ड रह गए। और हाँ, अगर आप सबको मुझसे यह जानना है कि वरदान और डॉलर इन दोनों में से जीतेगा कौन, तो ऑफ कोर्स डॉलर ही जीतेगा। क्या ये बहुत ऑब्वियस नहीं है? इससे पहले के रिपोर्टर्स उसके पहले वाले कमेंट पर कुछ रिएक्ट कर पाते, कबीर ने एक छोटे से पॉज के बाद एक और बम फेंक दिया, और उसकी बात सुनकर रिपोर्टर्स एक बार फिर शॉक्ड रह गए। न सिर्फ समर प्रताप बल्कि कबीर मदान को भी ऐसा ही लग रहा था कि यह मैच डॉलर ही जीतने वाला है। यह तो बाकी सबके ओपिनियन का जस्ट ऑपोजिट था, और रिपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। पर इससे पहले कि वो कबीर मदान से इस बारे में कुछ और पूछ पाते, कबीर भी वहां से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। पर एनीवे, रिपोर्टर्स को जो मसाला चाहिए था वो तो उन्हें मिल ही गया था, और कुछ ही मिनटों के बाद पोलर नाइट और ऑर्गेनाइजेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर
समर और कबीर मदान के ओपिनियंस पोस्ट होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ जब वरदान सिंह राठौर और वीर दोनों एक साथ स्टेज पर पहुंचे तो पूरे टाइटन पर एक हलचल सी मच गई। ठीक वैसी ही हलचल जैसी हर बार डॉलर के मैच के समय मचती थी, पर सरप्राइजिंगली इस बार डॉलर के मुकाबले वरदान को चीयर करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। इस तरफ देवाश्रम के मार्शल रिंग में, स्टेशन ऑफिसर, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? माही अपने बगल में बैठी अवनी से नर्वसली पूछती है। डॉलर ने इस कॉन्टेस्ट में मेरे जाने की अपॉर्चुनिटी को मुझसे छीना है, इसलिए अगर वो टॉप 10 में नहीं आया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अवनी शेरगिल गुस्से में कहती है। अगर उस दिन डॉलर उसे फाइनल मैच में नहीं हराता तो आज ये स्पॉट अवनी शेरगिल का होता, पर फिर अवनी ये भी बहुत अच्छे से जानती थी कि डॉलर के लिए वरदान सिंह राठौर को हराना मुश्किल होगा, जिसने पिछले मैचेस में बहुत ही कमाल की स्किल्स दिखाई थी। 100% डॉलर इस मैच को हारेगा, क्योंकि वो और वरदान सिंह राठौर एक लेवल के खिलाड़ी नहीं है। ग्रैंड मास्टर भी अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के अपना ओपिनियन देता हुआ बोला। देखो, मुझे तुम्हारे ओपिनियन से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं कि मेरा डॉलर बेस्ट है। ग्रैंड मास्टर के ओपिनियन से नाखुश देव अपना मुंह बनाते हुए कहता है। उसने और विक्रम ने इन दिनों डॉलर के एक भी मैचेस मिस नहीं किए थे। भाई, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, पर फैक्ट तो यही है, डॉलर और वरदान में जमीन आसमान का फर्क है भाई। देव की बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर बहुत ही कैजुअली जवाब देता है। जहां तक मुझे याद है तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ कहा था ना? देव ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ जानबूझकर ग्रैंड मास्टर को पिछले मैच के बारे में याद दिलाया, और उसकी बात सुनकर ग्रैंड मास्टर एम्बैरेस हो गया। जितना वो उस मैच को भूलना चाह रहा था, उतना ही कोई ना कोई उसे इस मैच के बारे में याद दिला रहा था। दूसरी तरफ चोजन मार्शल रिंग में, वेल, अब जब तुमने यहां आने की हिम्मत कर ही दी है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्टेज पर वरदान सिंह राठौर बेरहमी से वीर को ऊपर से नीचे देखते हुए हंसते हुए कहता है। अपनी कमर में से खंजर निकालते हुए वरदान के चेहरे पर जो खतरनाक एक्सप्रेशंस थे, उसे देखकर किसी की भी डर के मारे जान निकल जाए। पर डॉलर को उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने इससे पहले भी कई खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन को फेस किया था, इसीलिए वरदान की खोखली धमकी से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता था कि मैं ही फिल्मी हूं, पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा फिल्मी हो। क्या लगता है यहां क्या चल रहा है, कंगफू मूवी? वरदान की बात सुनकर वीर उसका मजाक बनाते हुए मन ही मन सोचता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि असल जिंदगी में कोई इतने ड्रामेटिक शब्द भी कह सकता था, पर फिर भी वरदान की बात का कोई जवाब दिए बगैर उसने तुरंत ही अपनी खतरनाक सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल का इस्तेमाल करके खुद का रूप बदल लिया और अपनी मेल शुरा की तलवार का हैंडल पकड़ते हुए सीधा वरदान सिंह राठौर की तरफ आ गया। उस खतरनाक सीक्रेट ब्लड एलियन की स्पीड कमाल की थी, और अपनी फुल स्पीड पर आकर तो वो इतना ज्यादा फास्ट हो गया था जैसे कि कोई फाइटर एयरप्लेन हो। पलक झपकते ही डॉलर वरदान के ठीक सामने खड़ा हुआ था। स्टैंड्स पर बैठी ऑडियंस अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉलर आखिर करना क्या चाहता है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है कि वो वरदान, जो कि क्लोज कॉम्बैट में माहिर है, उसके ठीक सामने चला गया? इतने करीब से तो कोई भी वरदान का घातक वार अवॉइड नहीं कर पाएगा, फिर वीर किस खेत की मूली है? वाह, ये डॉलर वाकई में पागल ही है। न सिर्फ वो वरदान सिंह राठौर के फेस टू फेस चला गया है, बल्कि अपनी तलवार का भी इस्तेमाल कर रहा है। अरे कम से कम अपना भाला इस्तेमाल कर लेता, एटलीस्ट वरदान से एक डिस्टेंस तो बना रहता। डॉलर का ये स्टेप उस पर भारी पड़ सकता है। उसे तलवार की जगह अपने बो और एरोज का इस्तेमाल करना चाहिए था। भले ही उसे आर्चरी नहीं आती है, पर फिर भी ऊपर हवा से शूट करना और नीचे वरदान के करीब जाकर उस पर वार करने में बहुत ज्यादा अंतर है। इस पागल ने खुद ही वरदान को इसे मारने का मौका दे दिया है। ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। अब तो वरदान सिंह राठौर चुटकियों में से खत्म कर देगा। वरदान के फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, और वो लोग लगातार डॉलर के इस मूव को लेकर उस पर कमेंट्स कर रहे थे। पर इन सब बातों को इग्नोर करता हुआ वरदान तुरंत ही अपनी म्यूटेंट डेविल सोल बुला लेता है, और सबके देखते ही देखते उसने एक 6 फीट लंबे बंदर का रूप ले लिया, जिसकी एक मोटी पूंछ थी। अपने आप को एक म्यूटेंट बंदर के रूप में बदलते ही वरदान सिंह राठौर की स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही काफी बढ़ गई थी। वैसे तो
वरदान सिंह राठौर के पास रूप बदलने वाली एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल भी थी, पर वो एक इंसानी शरीर के शेप में नहीं थी। अगर वरदान अपना रूप उस डेविल सोल के अकॉर्डिंगली बदलता तो फिर ना तो वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पाता और ना ही अपना सीक्रेट ब्लड खंजर यूज कर पाता। फिर ऐसे में उसकी वो रूप बदलने वाली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल उसे कोई फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देती। वहीं दूसरी तरफ वीर की उस खतरनाक सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रेशियस रूप बदलने वाली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल थी। उसकी वजह यह थी कि रूप बदलने के बावजूद उस डेविल सोल के पास इंसानी हाथ थे, जिससे वो हर तरह के हथियार और हर तरह के मूवमेंट्स कर सकता था। बस यही वजह थी कि वीर की डेविल सोल ने हमेशा ही उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाया था। स्टैंड्स पर बैठी ऑडियंस के लिए यह मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इससे पहले डॉलर को उसकी रूप बदलने वाली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के रूप में नहीं देखा था, पर यह पहली बार था जब डॉलर ने शुरू में ही अपनी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल इस्तेमाल कर ली थी, वरना अभी तक हर मैच में उसने अपनी इस सीक्रेट ब्लड डेविल सोल का इस्तेमाल मैच के एकदम आखिर में किया था। डॉलर का यह मूव ऑडियंस के लिए जितना ज्यादा अजीब था उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था। डॉलर की इस बदली हुई स्ट्रेटजी ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और सब ये देखने में इंटरेस्टेड थे कि आगे जाकर यह मैच कैसा दिलचस्प मोड़ लेता है। तो बस आप भी वो दिलचस्प मोड़ सुनने के लिए सुनते रहिए शूरवीर। डॉलर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी वरदान अपनी जगह से नहीं हिला। उल्टा उसने अपने खंजर पर अपनी ग्रिप और ज्यादा टाइट कर ली और अगले ही पल अपने खंजर को अपने सिग्नेचर स्टाइल से पकड़कर तेजी से वीर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम होता जा रहा था। वरदान सिंह राठौर का हर मूव वीर की नजरों में था और वो अपने ओपोनेंट का हर स्ट्रेच और हर ट्विस्ट बिल्कुल अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही होता हुआ देख रहा था। वीर वरदान के हर एक मूव को इस कदर समझ गया था जैसे कि वरदान सिंह राठौर उसके हाथों की एक कठपुतली के अलावा और कुछ भी ना हो। वैसे भी दो असैसिन्स के बीच में अगर एक ज्यादा बेहतर हो तो ऐसा कुछ तो होता ही है। और यहां वीर के पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि वीर वरदान सिंह राठौर के बारे में सब कुछ जानता था, पर वरदान सिंह राठौर वीर यानी कि डॉलर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यह भी नहीं कि डॉलर धोखे से अटैक करने में कितना ज्यादा माहिर है, और इसी से वरदान सिंह राठौर की हार तय हो गई थी। फिर एक बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वरदान सिंह राठौर की स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही वीर से कितनी ही ज्यादा अच्छी क्यों ना हो। जैसे ही वो दोनों आपस में टकराए, डॉलर की गोल्डन मेलशुरा की तलवार में मूवमेंट हुआ और अचानक से ही डॉलर ने उस तलवार को उसके कवर में वापस रख दिया। वीर के हथियार का यह मूवमेंट किसी उड़ते हुए बादल और बहते हुए पानी के जैसा ही स्मूथ था। वो इतना ज्यादा फास्ट था कि एक पल के लिए ऑडियंस को भी कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां स्टेज पर कुछ हुआ ही नहीं। रुकने से पहले दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगभग 30 फीट तक स्लाइड करते हुए चले गए। डॉलर की बड़ी सुनहरी बॉडी किसी पहाड़ की जैसी एक जगह स्थिर खड़ी हुई थी, जबकि वरदान सिंह राठौर की बॉडी स्थिर होने से पहले हल्की सी डगमगा गई थी। अपनी बॉडी स्थिर करने के बाद वरदान ने धीरे से पीछे पलटकर डॉलर की ओर देखा, जो अभी तक वरदान की तरफ पीठ किए हुए खड़ा हुआ था। ये कौन सी स्किल है? वरदान अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है। वीर के मूव से वो अभी तक शॉक में था। ब्लेड स्टॉर्म। वरदान की तरफ अभी भी पीठ करके वीर ने उसे जवाब दिया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं एक बार फिर तुमसे लड़ूंगा और अगली बार मैं हारूंगा नहीं। इतना कहकर वरदान सिंह राठौर स्टेज के नीचे जाने लगा, पर जैसे ही वरदान स्टेज के नीचे उतरा, एक धम की आवाज के साथ वो अचानक से ही जमीन पर गिर गया। उसके चेस्ट में लगे कट से खून पानी की तरह बह रहा था, और वो कट इतना ज्यादा गहरा था कि उस कट के थ्रू वरदान सिंह राठौर की हड्डियां तक दिखना शुरू हो गई थीं। ये नजारा देखने के बाद पूरे टाइटन में
कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लाखों करोड़ों लोग जो अपने अपने बेस के सीक्रेट स्टेज से इस मैच को देख रहे थे, उन लोगों ने कुछ भी बोलने के लिए अपना मुंह तो खोला, पर अपनी हैरानी जाहिर करने के लिए उन्हें शब्द नहीं मिले। किसी ने भी सपने में यह नहीं सोचा था कि इस मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह का निकलेगा। एक पल के लिए सबको लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं, पर जल्द ही सबको एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। पर ऐसे कैसे? अगर यही चीज वरदान ने की होती और डॉलर इस तरह जमीन पर जख्मी पड़ा होता तो शायद ऑडियंस इतनी ज्यादा हैरान नहीं हुई होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज पहले से ही एक्सपेक्ट की हुई थी। पर डॉलर का एक ही वार और वरदान सिंह राठौर जमीन पर ढेर। वो इंसान जिसके सामने बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने घुटने टेक दिए थे और जिसने ताकतवर से ताकतवर चैंपियंस को एक ही वार में मार डाला था, उसका एक ही वार में डॉलर के हाथों इतना बुरी तरह से जख्मी हो जाना किसी के लिए भी डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा था। और वरदान के फैंस की तो बात ही छोड़िए, डॉलर के फैंस तक के लिए इस बात को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो रहा था। इनफैक्ट जो डॉलर की जीत को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि डॉलर को जीतने के लिए थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। पर किसी ने भी यह नहीं सोचा कि वरदान सिंह राठौर इतनी शर्मनाक तरीके से हारेगा, और वो भी क्लोज कॉम्बैट में, तब जब वरदान अपने सबसे स्ट्रांगेस्ट सूट में था। वरदान सिंह राठौर के जमीन पर गिरने के बाद वीर ने हल्का सा पीछे पलटते हुए वरदान को देखा, जो इस समय अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। नॉट बैड, तुम मेरे इतने खतरनाक स्ट्राइक के बाद भी बच गए। इतना कहने के बाद वीर हल्का सा स्माइल करने लगा और वापस मुड़कर स्टेज से नीचे उतर गया। नॉट बैड, नॉट एट ऑल बैड। वीर के इस सेंटेंस ने पूरे ऑडियंस में हलचल मचा दी। अचानक से ही पब्लिक की नजर में डॉलर की इमेज और भी ज्यादा ग्रैंड और ब्रिलियंट हो गई थी। डॉलर के फैंस को फाइनली इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अभी अभी स्टेज पर क्या हुआ, और जैसे ही उन्हें यह बात रियलाइज हुई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई लोगों ने तो खुशी के मारे उछलना भी शुरू कर दिया। पूरे टाइटन पर फैला सन्नाटा अचानक से ही खत्म हो गया और पूरा टाइटन इस तरह से खुशी से झूमने लगा जैसे कि कोई त्योहार हो, जिसे देखो वही वरदान और डॉलर के बीच की इस इनक्रेडिबल लड़ाई की बात कर रहा था। ये तो जितना सोचा था उससे कहीं जल्दी निपट गया। अब वरदान के फैंस का चेहरा देखने लायक होगा। अरे सिर्फ फैंस का ही नहीं, उन सभी रिपोर्टर्स का भी जो डॉलर के बारे में बुरा बुरा लिख रहे थे, सिवाय शिखर गुलाटी के कॉन्टेस्ट सेंटर के। और किसी ने भी ना डॉलर को सपोर्ट नहीं किया था। बाकी सबको तो ये लगता था कि वरदान ही जीतेगा। अब क्या कहना है सबको, वो तो टॉप 10 में आने से पहले ही हार गया। अब अगर इस बारे में सोचें तो शिखर गुलाटी की नजर वाकई में बहुत पारखी है। उसका एनालिसिस वाकई में बहुत एक्यूरेट था। हम ही थे जो वरदान सिंह राठौर की परफॉर्मेंस देखकर अंधे हो गए थे और शिखर गुलाटी की बात ही नहीं सुन रहे थे। समर प्रताप की नजर भी बहुत पारखी दोस्त। नो वंडर वो पिछले साल रनर अप रहा है। उसे शायद ये बात बहुत पहले से ही पता थी। लगता तो है कि इस साल का फाइनल वाकई में समर प्रताप और डॉलर के बीच में होगा। देखो मेरे हिसाब से हम सबको शिखर गुलाटी और डॉलर से ना माफी मांगनी चाहिए। सही कहा तुमने, हम सबको शिखर गुलाटी से माफी मांगनी चाहिए। हमने बहुत गलत किया है। नॉट बैड। क्या लाइन बोली डॉलर ने। एक ऐसा मैच जो सिर्फ 10 सेकंड में ही खत्म हो गया, उस मैच ने डॉलर की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कल तक जो लोग वरदान वरदान कर रहे थे, आज वही लोग डॉलर डॉलर करने लगे थे। क्या लाइन बोली डॉलर ने। अगली बार मुझे भी ऐसी कुछ लाइन ट्राई करनी चाहिए। नॉट बैड। तुम मेरे इतने खतरनाक स्ट्राइक के बाद भी बच गए। अब तो कबीर को भी इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि ऐसी कोई लाइन उसने क्यों नहीं बोली। ताड़। पार्थ गुप्ता का सारा गुस्सा सीधा उसके लैपटॉप पर निकला और एक तेज आवाज के साथ उस लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। गुस्से में आंखें लाल किए हुए उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे कि वो अभी अभी कहीं से मैराथन दौड़ कर आया हो। डॉलर ने वरदान सिंह राठौर को एक ही वार में हरा दिया। इस एक हेडलाइन ने एक ही पल में पूरे टाइटन का पब्लिक ओपिनियन पोल डॉलर के लिए बदल कर रख दिया।
कॉन्टेस्ट सेंटर और शिखर गुलाटी, जिन्हें अब तक लगातार क्रिटिसिज्म मिल रहा था, अचानक से ही पब्लिक ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया था। यहां तक कि कई लोगों का तो यह भी मानना था कि उन सभी को प्रोग्राम और उसके होस्ट से माफी मांगनी चाहिए। शिखर गुलाटी के एनालिसिस देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कॉन्टेस्ट सेंटर को फॉलो करना शुरू कर दिया, और यही वजह थी कि उसका शो रेटिंग्स में इतना ज्यादा ऊपर पहुंच गया था जितना कि उनकी मीडिया कंपनी का कोई भी शो नहीं पहुंचा था। कॉन्टेस्ट सेंटर के साथ उसकी मीडिया कंपनी ने वाकई में एक इतिहास रच दिया था। इस बात पर तो कोई शक ही नहीं था कि इस शो की और इस समय कॉन्टेस्ट सेंटर और शिखर गुलाटी दोनों की ही पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा होगी। भले ही कॉन्टेस्ट सेंटर एक ऐसा शो था जिसे इस कॉन्टेस्ट के बाद खत्म हो जाना था, पर फिर भी शिखर गुलाटी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने उसके हिस्से का फेम उसे दिला ही दिया था। अब इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि फ्यूचर में शिखर गुलाटी कौन सा शो होस्ट करता है, एज लॉन्ग एज वो जिस भी शो का होस्ट रहेगा उस शो की रेटिंग्स हाई ही रहेंगी। इन सब के बाद उनकी मीडिया कंपनी शिखर गुलाटी को अपनी कंपनी का पिलर समझने लगी थी। जो लोग कल तक शिखर गुलाटी का मजाक बनाते थे या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वो सभी आज उसकी तारीफ कर रहे थे। यहां तक कि चेतन मेहता भी शिखर गुलाटी को देखकर मुस्कुराता रहता था और जब तब उसकी तारीफ किया करता था। इन सारी बातों से पार्थ गुप्ता इस कदर जेलस हो गया था कि उसका दिल चाह रहा था कि वो शिखर गुलाटी को कच्चा चबा जाए। पहले शिखर गुलाटी ने उसे उसके ही शो से एज अ होस्ट रिप्लेस किया और अब वो सारी लाइमलाइट भी एंजॉय कर रहा था। जब शिखर गुलाटी ने डॉलर को लेकर ये एनालिसिस की थी कि डॉलर ही इस कंपटीशन का विनर होगा, तब पब्लिक का रिएक्शन देखकर पार्थ गुप्ता को इस बात का विश्वास हो गया था कि इस बार शिखर गुलाटी की हार तय है। पर अब सीन पूरी तरह से पलट चुका था और जो लोग शिखर गुलाटी को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सभी अब उसके फेवर में थे। फिर चाहे वो उनके मीडिया कंपनी के लोग हों या बाहर की पब्लिक, हर कोई बस डॉलर डॉलर या शिखर शिखर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी मीडिया कंपनी में कोई और है ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्थ गुप्ता को डर था कि कहीं न कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि इस मीडिया कंपनी में सिर्फ और सिर्फ शिखर गुलाटी का ही बोलबाला रह जाए। अभी तो शिखर गुलाटी ने पार्थ गुप्ता को सिर्फ एज अ होस्ट ही रिप्लेस किया था, कहीं आगे चलकर ऐसा ना हो जाए कि शिखर गुलाटी उसे इस कंपनी से ही निकलवा दे।